होता क्या, एक कट आयनिक आयन खत्म, सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट कैसा कंपाउंड होता है बोल, आयनिक, उसमें एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, पॉजिटिव आयन बेस से आता है, नेगेटिव आयन एसिड से आता है। समझ में? इसका मतलब सॉल्ट को बनाने के लिए हम लोग एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। लेकिन हम सबको मालूम है एसिड और बेस की भी टाइप होती है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ना। कुछ एसिड होते हैं जिनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कुछ एसिड होते हैं जिनको वीक एसिड कहा जाता है। सिमिलरली कुछ बेस होते हैं जिनको स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है और कुछ बेस होते हैं जिनको वीक बेस कहा जाता है। तो जब मैं सॉल्ट बना रहा हूं तो मैं कौन से एसिड और कौन से बेस को यूज कर रहा हूं, उसके हिसाब से सॉल्ट की टाइप डिसाइड होती है। मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को लिया तो एक टाइप का सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड पर वीक बेस को लिया तो अलग टाइप का सॉल्ट बनेगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को लिया तो अलग टाइप का सॉल्ट बनेगा, और एक वीक एसिड वीक बेस को लिया तो अलग टाइप का सॉल्ट। ये चार पॉसिबिलिटी। तो आपको देखो टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो हेडिंग दी गई है उसमें आपको यही चार टाइप मिलेगी। देखो, salt derived from strong acid strong base, salt derived from strong acid weak base, salt derived from weak acid strong base and salt derived from weak acid and weak base। समझ में आ रहा? उसमें आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई, एक दो एग्जांपल लेकर के उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला देखते हैं बेटा, सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसमें सबसे पहले सॉल्ट की एग्जांपल आपको क्या दिया है, देखो सबसे पहला सॉल्ट आपका कौन सा है, टेबल सॉल्ट जो हम लोग घर में यूज करते हैं, NaCl। NaCl इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट जो कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्ट करने से। आप सबको इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए, 10 से आप पढ़ो। इसमें जो एसिड यूज होता है कौन सा यूज होता है, HCl, और जो बेस यूज होता है कौन सा, NaOH। ठीक है, तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये Cl और ये Na आपस में मिलकर क्या बन जाता है, NaCl, और ये H और ये OH मिलकर क्या बन जाता है, H2। ये जो सॉल्ट बना है NaCl कैसे बना है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरी एग्जांपल इसी दिया, देखो उसी में NaCl के बाद Na2SO4, ये कैसा बनता है, एसिड में हम लोग लेते हैं H2SO4, एसिड में हम लोग क्या लेते हैं बोल, H2SO4, और बेस में यही लेते हैं NaOH, और इसको दो बार लेना पड़ेगा, दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। तो दो सोडियम और एक SO4, ये मिलकर क्या बनाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और दो हाइड्रोजन और दो OH, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 2H2। समझा? सेम नेक्स्ट एग्जांपल आपको देखो, NaNO3, वो कैसे बना है, HNO3 और NaOH। तो ये Na और NO3 मिलकर NaNO3 बन गया, H और OH मिलकर के H2O बन गया, एंड सो ऑन। तो आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखनी है आपको। कौन कौन से एग्जांपल दिया है, NaCl, Na2SO4, NaNO3, KCl, KNO3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या टाइप है, देखो नेक्स्ट क्या टाइप है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब एसिड को तो स्ट्रॉन्ग रखना है पर बेस को क्या लेना है बेटा, वीक लेना है। तो पहली एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ, पहली एग्जांपल क्या उसमें, व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल, सी NH4C, अमोनियम क्लोराइड। इधर देखो, ये Cl को देख के आपको समझ में आना चाहिए एसिड कौन सा रहेगा, कौन सा एसिड रहेगा, HCl, कौन सा एसिड रहेगा, HCl। और NH4 को देख के समझेगा कि बेस कौन सा रहेगा, NH4OH। मतलब अनायन के साथ H लगा दोगे तो एसिड बन जाएगा, और कटायन के साथ OH लगा दो तो बेस बन जाएगा। समझा? तो Cl के साथ मैंने H लगाया, HCl एसिड बन गया, और NH4 के साथ OH लगा दिया, NH4OH बेस बन गया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड ये बेस, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। उसी नाम ने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस अंडरलाइन किया, वहां पे आपको मिले। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है बेटा, वीक बेस। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये Cl और ये NH4 दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और H और OH मिलकर वाटर बना है। दूसरी एग्जांपल क्या दिया आपको, देखो NH4Cl के बाद CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो ये कैसा बना रहेगा, देखो सब लोग ध्यान से देखो, कॉपर सल्फेट में सल्फेट कहां से है बेटा, H2SO4 से है, सल्फ्यूरिक एसिड से। और कॉपर से कहां से है, कॉपर कहां से है, CuOH ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। तो इसका SO4 और इसका कॉपर आपस में मिलकर क्या बना, CuSO4 कॉपर सल्फेट। समझ में? और इसका दो हाइड्रोजन और इसका दो H मिलकर के 2H2O बना। समझे अच्छे से? और भी आगे कुछ एग्जांपल्स आपको उसमें दिए, NH4NO3,
NH4NO3, NH4 आया NH4OH और NO3 आया HNO3, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बेटा, CuCl ट्वाइस, CO आया इससे CuOH ट्वाइस और Cl किससे बेटा HCl से, 2 HCl लिया, ठीक है। तो वो सब सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब थर्ड वाला क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी अब एसिड को वीक लेना है और बेस को क्या लेना है बेटा, स्ट्रॉन्ग लेना है। एसिड को वीक लेना और बेस को क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग लेना। तो उसमें पहली एग्जांपल किसकी दी है, देखो व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल, CH3CONA, नाम है इसका सोडियम एसीटेट। क्या नाम बेटा, क्या नाम है इसका, देख सोडियम एसीटेट, दिस इज सोडियम एंड दिस इज एसीटेट आया, तो सोडियम एसीटेट। ये कैसे बनता है, एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड कौन सा रहता है सर, एसिटिक एसिड, ऑब्वियस सी बात है, एसीटेट आयन आया तो कहां से आएगा, एसिटिक एसिड से। तो वीक एसिड कौन सा बेटा, एसिटिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा रहेगा बताओ, Na को देख के बताओ कौन सा रहेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आपस में रिएक्ट कराते हैं तो वी गेट सोडियम एसीटेट, NaCH3COO, और ये H और ये OH मिलके H2। तो जो सोडियम एसीटेट है, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और एक एग्जांपल किसकी दिया, देखो उसके बाद KCN। KCN कहां से आया, KCN मिला बेटा अपने को HCl, हाइड्रोजन साइनाइड, इट इज अ एसिड, वीक एसिड है। कैसा एसिड है बोलिए, वीक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, समझ अच्छे से, HCl। अब K कहां से है बोलो, K कहां से है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वैसे KOH भी क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो HCl, हाइड्रोजन साइनाइड, इट इज अ वीक एसिड एंड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ से K ले लिया, यहाँ से Cl ले लिया, क्या बन गया बोल, KCl, पोटेशियम साइनाइड, समझे ना। और H और OH आपस में मिलकर क्या बन जाएगा, H2। तो जो सॉल्ट बना है एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से बना, समझा। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी देख, उसके बाद KCl के बाद Na2CO3, उसमें Na2 आया NaOH से और CO3 आया कार्बोनिक एसिड से, H2CO3, जो ब्लड के अंदर भी बनता है, याद है, रेस्पिरेशन में पढ़े थे, ठीक है। लास्ट टाइप कौन सी देख, सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक, मतलब एसिड भी वीक रहना चाहिए और बेस भी क्या रहना चाहिए, वीक रहना चाहिए, उससे बनने वाला सॉल्ट। तो सबसे पहली एग्जांपल उसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखो CH3CONH4, अमोनियम एसीटेट, CH3CONH4, CH3COONH4 कैसा बना रहेगा बताओ, इसमें एसिड कौन सा रहेगा, देख के बता कौन सा एसिड रहेगा, एसिटिक एसिड, सिंपल सी बात है। और NH4 मतलब बेस कौन सा रहेगा, NH4OH, दोनों ही वीक है, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, यहाँ का अमोनियम और यहाँ का एसीटेट आपस में मिलकर क्या बनाएगा, अमोनियम एसीटेट, और H और OH मिलकर वाटर, समझे अच्छे से। नेक्स्ट उसमें कौन सी एग्जांपल दिए थे, NH4Cl, कहां से आ रहेगा बोले, NH4Cl, अमोनियम साइनाइड, एसिड कौन सा रहेगा इसमें, हाइड्रोजन साइनाइड, अभी बताया ना वीक एसिड है ये, हाइड्रोजन साइनाइड। और NH4 को देख के बताओ बेस कौन सा रहेगा, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस। तो इसका NH4 और इसका Cl आपस में मिलकर NH4Cl, समझ में अच्छे से। तो रैंडमली यू कैन मेक अ सॉल्ट ऑफ टेकिंग एन एसिड ऑफ योर चॉइस एंड बेस ऑफ योर चॉइस, ठीक है ना। अपनी मर्जी से कोई भी एसिड उठा दिया, अक्कर HCl, अपनी मर्जी से कोई भी बेस उठा दिया, NH4OH बन गया, सॉल्ट बन गया। बता कौन सा सॉल्ट बनेगा, यहाँ से NH4 और यहाँ से Cl, क्या बन गया, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, समझा। किस टाइप का सॉल्ट रहेगा, कौन सी कैटेगरी में डालोगे इसको, कौन सी कैटेगरी में डालोगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अमोनियम क्लोराइड, समझा अच्छे से। तो यू कैन मेक अ सॉल्ट बाय doing neutralization reaction between any acid of your choice and any base of your choice, ठीक है ना। अब आपको एक काम यहाँ पे करते हुए आना चाहिए, that is very important. Just by looking at the salt, you should be telling कि ये कौन से एसिड और कौन से बेस से रिएक्शन से बना, ये काम आपको करना है। सॉल्ट को देख के आपको पता लगा के आना चाहिए कि इसमें कौन सा एसिड यूज हुआ है और कौन सा बेस यूज हुआ है। सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है। तो इसका क्या आपको हेल्प रहेगा वो भी आप आगे देखो। अभी आते हैं आप अपने पहले मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, कंप्लीट थ्योरी, कोई फॉर्मूला नहीं है उसके अंदर, कोई न्यूमेरिकल नहीं है उसके अंदर, कंप्लीट थ्योरी है, पूरी थ्योरी मैं आपको समझा रहा हूँ, खाली समझ करके ले लो।
बाकी क्या लिखना है वो सब आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा 2 पेज। सिर्फ उसकी थ्योरी समझ लो और बहुत ही आसान है, कुछ उतना डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही आसान है। जो मुद्दे की बात है वो समझाना, खाली उसको समझ के ले लो। तो टॉपिक का नाम क्या है बेटा? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रो वर्ड किसके लिए यूज होता है? वाटर के लिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी रहने वाला है और सॉल्ट है तो सॉल्ट भी रहने वाला है। तो अपने को क्या देखना है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो सबसे पहले यही समझो कि हाइड्रोलिसिस बोलते किसको? व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस? क्या होता है हाइड्रोलिसिस? किसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस? बहुत ही आसान है। लेट्स से आई हैव टेकन अ प्योर वाटर। मैंने प्योर वाटर को लिया। किसको लिया बेटा? प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब उसमें और भी कोई केमिकल है क्या? नहीं, इट इज ओनली H2। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये डिसोसिएशन करेगा या नहीं? करता है। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, लास्ट लेक्चर पढ़े। वाटर खुद भी क्या करता है बेटा? अपने मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करता है। बस फर्क सिर्फ इतना है, बहुत स्मॉल एक्सटेंट पे, बहुत ही कम डिसोसिएट करता है, लेकिन करता है। तो जब इसी वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन करेंगे तो OH माइनस आयन बनेंगे और H प्लस आयन बनाएंगे, और यहाँ से जो H प्लस आयन बनेगा वो इस H2O के साथ मिलकर के क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन। याद है? H3O+। तो ये रिएक्शन हमने कल भी लास्ट लेक्चर में भी देखा कि जब वाटर का ऑटो आयनाइजेशन होता है तो 2 आयन्स बनते हैं। कौन से 2 आयन? हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। करेक्ट है? ठीक है ना? इन्हीं दोनों आयन का कंसंट्रेशन डिसाइड करता है दैट द वाटर और द सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर विल बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। करेक्ट है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ न्यूट्रलिटी? न्यूट्रलिटी की कंडीशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और OH आयन दोनों क्या होना चाहिए? सेम। एसिडिक होने की कंडीशन क्या है? हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, OH माइनस का अगर ज्यादा रहेगा तो बेसिक। करेक्ट है? प्योर वाटर में होता क्या यूजुअली? अगर एक प्योर वाटर है, रूम टेम्परेचर पे आपने इसको लिया है, तो क्या रहता है बोलो? हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस आयन दोनों का कंसंट्रेशन क्या रहता है? इक्वल। तो अगर आपके पास प्योर वाटर है तो वो न्यूट्रल रहेगा हमेशा। कैसा रहेगा बेटा? बोलो न्यूट्रल। इफ यू हैव गॉट अ प्योर वाटर इट विल बी न्यूट्रल ऑलवेज। ठीक है? व्हाई सो? क्यों? बिकॉज उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस आयन, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। दैट्स व्हाई प्योर वाटर विल बी ऑलवेज अ न्यूट्रल केमिकल और अ मिक्सचर। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब मैं क्या कर रहा हूँ? हाइड्रोलिसिस बोलते किसको? जरा ध्यान से समझो। मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ। मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ बेटा? सॉल्ट। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, प्योर वाटर जो कि यूजुअली न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल रहता है हमेशा। आप जैसे ही उसमें सॉल्ट को ऐड करोगे तो वो प्योर वाटर नहीं रह गया। सबसे पहली बात, वो सॉल्ट और वाटर का एक्वियस सॉल्यूशन बन चुका है। ठीक है ना? तो सॉल्ट ऐड करते ही उस वाटर की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब या तो वो वाटर एसिडिक बन जाएगा या तो वो वाटर बेसिक बन जाएगा, सम टाइम न्यूट्रल का न्यूट्रल भी रहेगा। तो सॉल्ट को ऐड करने पर वाटर की न्यूट्रलिटी पहले जैसी रहेगी, कोई जरूरी है क्या? हो भी सकता है, नहीं हो सकता। या तो सॉल्ट आते ही वाटर को न्यूट्रल से एसिडिक बना देगा, या तो सॉल्ट आते ही वाटर को न्यूट्रल से बेसिक बना देगा, या तो सॉल्ट आते ही वाटर को न्यूट्रल का न्यूट्रल रखेगा। इसी चीज को कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट ने वाटर को न्यूट्रल से क्या बना दिया? एसिडिक बनाया, बेसिक बनाया, न्यूट्रल बनाया। उसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि सर ऐसा होता क्यों? बहुत ही सिंपल सा रीजन है इसके पीछे, बहुत ही सिंपल सा रीजन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया न्यूट्रलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी तीनों डिपेंड करता है इन दोनों आयन की कंसंट्रेशन। वाटर न्यूट्रल क्यों होता है? प्योर वाटर न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन कैसे होता है? इक्वल। अगर इसके 10 मॉलिक्यूल है तो इसके भी 10 मॉलिक्यूल है। अब आपने इसमें ऐड कर दिया एक सॉल्ट, तो एक एनायन है सॉल्ट में, एक एनायन है सॉल्ट में। सॉल्ट के कौन से आयन बनेंगे बताओ? अच्छा, इधर सिंगल एरो बनाओ या डबल? सिंगल एरो बनाओ या डबल? डबल एरो कब बनता है? सिंगल एरो कब बनता है? डबल एरो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे बनता है, सिंगल एरो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सॉल्ट एंड सॉल्ट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो सॉल्ट के केस में यू हैव टू मेक ऑलवेज अ सिंगल एरो। सब में अच्छे से, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक्सेप्शन इज देयर, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, वो आगे पढ़ेंगे। यूजुअली ज्यादातर सॉल्ट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो उनके केस में आपको सिंगल एरो ही दिखा। समझ रहे? ये सॉल्ट टूटेगा तो 2 आयन बनाएगा, एक कैटायन के आयन बनाएगा और एक अनायन। Now see, this cation is positively charged and anion is negatively charged. वाटर के भी जो 2 आयन बने थे, हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड, वो भी तो पॉजिटिव नेगेटिव है। तो जो अनायन है इट विल ट्राई टू रिएक्ट विद हाइड्रोनियम, तो सॉल्ट का नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, और कैटायन जो है वो इसके OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। ना डिपेंड करता है रिएक्शन कितनी होने वाली है। समझो ये वाली रिएक्शन ज्यादा हो और ये वाली रिएक्शन कम हो। बहुत ध्यान से सुनो।
यानी रिएक्शन ज्यादा होगी, यानी रिएक्शन कम होगा। यानी पहले 10 ये थे, 10 ये थे। अब जब दोनों रिएक्शन हुई तो ये रिएक्शन ज्यादा हुई, मतलब A माइनस ने 10 में से 8 के साथ बॉन्ड बना लिया, तो H3O प्लस बचेगा कितना, खाली 2। ये रिएक्शन कम हुई, 10 में से खाली 5 के साथ हुई, तो OH माइनस कितना बचेगा, 5। पहले H3 प्लस और OH माइनस दोनों कैसे थे, इक्वल। अब क्या हो गया, ये 2 ही बचा, वो 5 बचा, ज्यादा कौन है, OH माइनस। दिस सॉल्ट विल टर्न द सॉल्यूशन बेसिक। सिंपल लॉजिक, कॉमन सेंस की बात। और अगर ये रिएक्शन कम हो रही, यानी रिएक्शन ज्यादा हो रही, ये रिएक्शन ज्यादा हो रही, ज्यादा OH माइनस ज्यादा CH प्लस के साथ मिलके भाग जा रहा है। समझो 10 में से 7 इसके साथ मिलके भाग गया, कितना OH बचा, 3 ही बचा। और ये वाली रिएक्शन कम हो रही है, 10 में से समझो एक ही H3O प्लस कंबाइन हो, तो बचा कितना, 9। तो H3O प्लस 9 बचा हुआ है, OH माइनस 2 ही बचा है कि नहीं, 3 सॉरी। तो H3O प्लस की क्वांटिटी ज्यादा होगी, सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, एसिडिक। और अगर दोनों रिएक्शन सेम एक्सटेंट पर हो रही, तो इसने भी 5 के साथ कंबाइन कर लिया, इसने भी 5 के साथ कंबाइन कर लिया, ये भी 5 बचा, ये भी 5 बचा, सॉल्यूशन न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहेगा। तो ये फंडा होता है हाइड्रोलिसिस के पीछे, कि सॉल्ट के कैटायन और अनायन की हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्शन चालू होती है, कौन सी रिएक्शन ज्यादा एक्सटेंट पर हो रही है वो डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन क्या टर्न आउट करने वाला है, मतलब वो एसिडिक होने वाला है, बेसिक होने वाला है, या न्यूट्रल का न्यूट्रल करने वाला है। समझ में आ रहा अच्छे से। तो हाउ विल यू डिफाइन हाइड्रोलिसिस, आप हाइड्रोलिसिस को डिफाइन कैसे करोगे, यही डेफिनेशन में लिखनी है आपको, कि प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, जब उसमें सॉल्ट ऐड किया जाता है तो वो सॉल्ट उस न्यूट्रल वाटर को या तो एसिडिक कर देता है, या बेसिक कर देता है, या न्यूट्रल ही रखता है, इसी को हाइड्रोलिसिस कहते हैं, खत्म, और कुछ नहीं, यही लिखना है। एक बार बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगी, डिफाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। समझ में आ रहा अच्छे से। देखो सब लोग क्या डेफिनेशन आपको दी हुई है उसी पेज पे, पेज नंबर 53 पे, कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, जहां पर हेडिंग भी है उसके लास्ट में आपको देखो बोल्ड करके उसने पूरी डेफिनेशन दी है। क्या लिखा हुआ है देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच कैटायन और अनायन और बोथ द आयंस, या तो कैटायन या तो अनायन या तो दोनों ही आयन ऑफ अ सॉल्ट रिएक्ट विद द आयंस ऑफ वाटर। तो सॉल्ट के कैटायन अनायन आयंस ऑफ वाटर यानी H3O प्लस और OH माइनस के साथ क्या करते हैं, बोल रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, to produce acidity or alkalinity or sometimes even neutrality, ताकि वो सॉल्यूशन या तो एसिडिक हो जाए या अल्कालाइन मतलब बेसिक रह जाए, या समटाइम न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रह जाए। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं, खत्म। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। वही चीज लिखी हुई बेटा कि सॉल्ट के कैटायन अनायन वाटर के आयन के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि सॉल्यूशन एसिडिक या तो बेसिक या तो न्यूट्रल का न्यूट्रल हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, बोलो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब मेरे को देखना पड़ेगा कि सॉल्ट ऐड करने के बाद कौन सी रिएक्शन होने वाली है, क्या रिएक्शन है, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल, यही देखना पड़ेगा ना। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया सॉल्ट की कितनी टाइप है। तो पानी में जब आप सॉल्ट डाल रहे हो, कौन सा डाल रहे हो, उस पर डिपेंड करता है हाइड्रोलिसिस कैसी होने वाली है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो सॉल्यूशन न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहेगा। क्या बोला मैंने, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो सॉल्यूशन न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहेगा। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस लोगे सॉल्यूशन एसिडिक बन जाएगा। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो सॉल्यूशन बेसिक बन जाएगा। और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस लोगे तो डिपेंड करता है सॉल्ट के ऊपर, सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल का न्यूट्रल भी रह सकता है। समझ रहे? तो ये सारी टाइप्स हमको वन बाय वन स्टडी करनी है। सिंपल मिस्टेक आपके टेक्स्ट में बहुत ही स्ट्रेच करके दिया, उसने काफी सारा दिया हुआ लिख के, ठीक है ना। मैं आपको सीधा मुद्दे की बात समझा रहा हूँ, हो क्या रहा है, ताकि आपको हाइड्रोलिसिस सीधा भेजे में घुस जाए, घर पे आके उसको अच्छे से रीड करके समझ के भेजना। समझ आ रहा है? फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस किसको बोलते हैं, सॉल्ट ऐड किया अपने पानी में, इसके ऐड करने से क्या हो सकता है, बोलो कैटायन अनायन पहले तो वाटर के आयन के साथ रिएक्ट करेगा, और फिर होगा क्या बताओ, या तो वो वाटर का सॉल्यूशन एसिडिक बन जाएगा, या न्यूट्रल, या फिर सॉरी या बेसिक बनेगा, या न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहेगा। ये रिएक्शन क्या कहलाती है बेटा, हाइड्रोलिसिस। तो अगर आपसे पूछ ले कि इस सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस को एक्सप्लेन करो, तो आपको यही समझाना, पानी में जाके कैसे रिएक्ट कर रहा है, सॉल्यूशन को एसिडिक कर रहा है, बेसिक कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है। तो कितने टाइप के सॉल्ट है अपने पास, चार। तो चारों की हाइड्रोलिसिस हम लोग वन बाय वन देखेंगे, हर केस का आपको एक एक एग्जांपल याद रखना। चारों टाइप के सॉल्ट की हम लोग वन बाय वन हाइड्रोलिसिस देखेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट टाइप, देखो हेडिंग में लिखे आपको उसी पेज पे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट उठाना है और देखना है कि वो कैसा हाइड्रोलिसिस करेगा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने पास इसकी कौन सी है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की कौन सी एग्जांपल है, NaCl, टेबल सॉल्ट है ना, NaCl सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से बना। एसिड कौन सा रहता है इसमें, एसिड कौन सा रहता है इसमें, बोलो HCl। तो एसिड में रहेगा HCl और बेस में कौन रहेगा, Na। दोनों
दोनों की जब रिएक्शन कराओगे तो NaCl बनेगा और बाय प्रोडक्ट में कौन बनेगा बेटा? H2O। तो मैंने क्या किया, इस NaCl सॉल्ट को ऐड किया, इसको ऐड किया प्योर वाटर में। किसमें बेटा? प्योर वाटर। तो सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये NaCl का डिसोसिएशन कैसे होगा? ये रिएक्शन कौन सी करेगा? सिंगल एरो मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैसा डिसोसिएट करेगा? कंप्लीटली। एवरी सॉल्ट विल डिसोसिएट कंप्लीटली एक्सेप्ट फ्यू। हर सॉल्ट यूजुअली कैसे डिसोसिएट होता है? कंप्लीट, क्योंकि वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो NaCl जब टूटेगा तो कौन से दो आयन बनाएगा? बोल, Na+ और Cl-। तो कटायन के तौर पर बना है Na+ और अनायन के तौर पर बना है Cl-। अब वाटर में कौन से आयन मौजूद है? वाटर में कौन से आयन मौजूद है? बोलो, H3O+, या उसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? H+ एंड OH-। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कटायन और अनायन की इनके साथ रिएक्शन कैसे होगी? तो इस केस में रिएक्शन होगी नहीं। कटायन और अनायन की H+ और OH- के साथ रिएक्शन होगी। क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि अगर ये आपस में जो रिएक्शन करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो रुकेगा नहीं। ये देख कैसे, सब लोग ध्यान से देखो। Na+ इन दोनों में से किसके साथ रिएक्ट करेगा? OH- के साथ। ऑब्वियस सी बात है, Na+ ने OH- के साथ रिएक्ट किया। और Cl- दोनों में से किसके साथ रिएक्ट करेगा? H+ के साथ। पता ये क्या बनाएगा? NaOH। पता ये क्या बनाएगा? ये सब किसके अंदर चल रहा है? पानी के अंदर चल रहा है। ये सब किसके अंदर चल रहा है? पानी के अंदर। ये HCl कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। NaOH कौन है? वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस पानी में रुकेगा क्या? फॉरेन से क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिसोसिएट। Na+ OH- Cl- H+। कुछ देख रहे हो? जहां से रिएक्शन चालू हुई थी फौरन उसी में कन्वर्ट हो गई। तो रिएक्शन हुई भी है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो Na+ और Cl- जैसी वाटर के आयन के साथ कंबाइन करेगा, रिएक्शन करेगा, सो द पॉसिबल प्रोडक्ट विल बी NaOH and HCl, both are strong acid and strong bases. They will immediately dissociate it completely into its ion. यहाँ पर रिएक्शन हो ही नहीं। तो मुझे बताना, पहले जितना H+ था अभी भी उतना ही रहेगा, क्योंकि कोई रिएक्शन हुई नहीं। पहले जितना OH- था अभी भी उतना ही रहेगा, क्योंकि कोई रिएक्शन हुई नहीं। तो ना H+ का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, ना OH- का। तो जैसा पानी पहले न्यूट्रल था अभी भी न्यूट्रल ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग पानी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट को डालते हैं तो पानी की न्यूट्रलिटी क्या रहती है बेटा? मेंटेन रहती है। इट रिमेन्स न्यूट्रल का न्यूट्रल एज इट इज। So this is the hydrolysis of salt of strong acid and strong base. Now what is the reason? Strong acid और strong base के मिलने से जो सॉल्ट बनता है उसके कटायन अनायन जब वाटर के आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो वापस एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ही बनाता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वो रिएक्शन कर ही नहीं रहा वाटर के आयन के साथ। तो जितना H+ था, जितना OH- था, उतना ही रहेगा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन न्यूट्रल का न्यूट्रल रहेगा। The ions concentration will not be disturbed. जितना H+ था, जितना OH- था, जो था जितना था उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है? चीज़ बस खत्म हो गया पहला, इतना आसान। क्या समझाना है? समझ में आ रहा है? इसको अपने ओन वर्ड में आपको खाली समझाना। वो पूरा टेक्स्ट बुक में भी आपको लिख के दिया। लास्ट लाइन में देखो क्या यही चीज लिखी हुई है। 54 पर आओ, जहाँ पर ये पहला वाला टाइप खत्म हुआ है, तो उसकी लास्ट लाइन में पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा? देखो, इट मे बी कंक्लूडेड, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग। इट मे बी कंक्लूडेड that salt of strong acid and strong base does not undergo hydrolysis. Strong acid और strong base का हाइड्रोलिसिस होते ही नहीं, क्योंकि सोल्यूशन न्यूट्रल का न्यूट्रल डिस्टर्ब हो ही नहीं। सोल्यूशन ना एसिडिक बना है ना बेसिक। सब में अच्छी से इज इट वेरी मच क्लियर? सबको समझा? इसको ना ऐसा समझो, सॉल्ट बना किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो दोनों अपनी अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, दोनों ही नहीं चलाना। दोनों में एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक रहेगा, तो जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो अपनी चलाएगा। जैसे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ली और वीक बेस ली, तो सॉल्ट किससे बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, तो वाटर को भी क्या बना देगा? एसिड। अभी एक एग्जांपल है उसी के, देखो। तो नेक्स्ट किसका हाइड्रोलिसिस है? सेकंड हाइड्रोलिसिस किसका? देखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सेकंड किस एग्जांपल है बेटा? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। कौन सा सॉल्ट लिया देखो उसने एग्जांपल में? कौन सा सॉल्ट लिया बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में? CuSO4, कॉपर सल्फेट। बताओ कैसा बना रहेगा ये कॉपर सल्फेट? कौन से एसिड और बेस से मिलकर बना रहेगा? SO4 मतलब कौन सा एसिड है? H2SO4। तो H2SO4 ये एसिड रहा होगा, और Cu मतलब कौन सा बेस रहा होगा? CuOH ट्वाइस। तो ये दो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कॉपर सल्फेट को बनाते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ऐसे,
स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस है WB, वीक बेस। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो कॉपर सल्फेट बनता है। अब होने वाला क्या है देखो, हाइड्रोलिसिस में जैसे ही मैं इस कॉपर सल्फेट को ऐड करूंगा किसमें बेटा, वाटर में। कॉपर सल्फेट सबसे पहले तो एक सॉल्ट है, क्या है बेटा, और सॉल्ट बोले तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे सॉल्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पक्का है। वो किससे बना है वो छोड़ दो, सॉल्ट है ना, सॉल्ट है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, खत्म। तो ये सॉल्ट है ना कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या है बेटा, सॉल्ट है, कैसा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो, स्ट्रॉन्ग। पानी में जाते ही क्या करेगा वो, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसका कटायन बनेगा Cu2+ और अनायन बनेगा SO4-। तो एक अनायन बना, ये अनायन बना। अब पानी में कौन से आयन होते हैं बोलो, H+ और OH-, H+ और OH-। तो देखते हैं कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा। सबसे पहला SO4-2- किसके साथ रिएक्ट करेगा वो, H+ के साथ। तो SO4-2- ने रिएक्ट कर दिया किसके साथ, H+ के साथ। तो ये एक H+ नहीं उठाएगा, 2 H+ उठाएगा। कितने H+ उठाएगा बोल दो, क्योंकि इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है चीज, ठीक है ना। कॉपर किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cu2+ किसके साथ रिएक्ट करेगा बोल, OH- के साथ। और ये भी एक नहीं उठाएगा, कितना उठाएगा, 2, क्योंकि तभी तो न्यूट्रलिटी आएगी, 2+ और 2 नेगेटिव। अब बताओ ये दोनों बनाएंगे क्या, SO4-2- और H+2, ये दो जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो क्या बनेगा, H2SO4, एक एसिड बनेगा। सही है। Cu2+ और 2OH- आपस में रिएक्ट करेंगे तो CuOH2, एक बेस बन गया। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट ये जो एसिड और बेस बना है, कैसा एसिड कैसा बेस है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज अ वीक बेस। और दोनों ही किसके अंदर बने, पानी के अंदर। दोनों ही किसके अंदर बने, पानी के अंदर। बनते ही क्या होगा, दोनों डिसोसिएट करने की कोशिश करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, ये कैसे डिसोसिएट करेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीट डिसोसिएट कर जाएगा, पूरा का पूरा टूट जाएगा। सही है। और ये क्या है बेटा, वीक बेस, ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं करेगा, ये थोड़ा बहुत ही डिसोसिएट करेगा, थोड़ा बहुत ही डिसोसिएट करेगा। तो थोड़ा बहुत Cu2+ का आयन बन जाएगा, थोड़ा बहुत OH- का आयन बन जाएगा। तो अब इधर हो क्या रहा है जरा वो ध्यान से देखा। समझ, इसके भी 10 मॉलिक्यूल थे H+ के और OH- के भी 10 थे, तभी तो दोनों सेम थे तो न्यूट्रल थे। ये 10 दोनों ने रिएक्ट कराया, इसको बना। अब ये तो पूरा टूट गया, तो जो 10 था वो पूरा 10 मिला अपने को आखिर में, पर ये पूरा टूटेगा क्या, ये थोड़ा बहुत ही टूटेगा। तो समझिए 2 ही टूटा। तो ये शुरू में OH- कितना था, 10, पर आयन कितना मिला, 2, बाकी का 8 यही बन के रहेगा ना, वो टूटे नहीं ना, बाकी का 8 टूटे ही नहीं। तो ये दोनों 10 थे, इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, पूरा टूट गया, 10 का 10 H+ पूरा दिया, पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, थोड़ा ही टूटेगा। 10 में से समझो 2 ही आयन दिए, 8 वैसे ही रहेगा। तो अब H+ कितना है रे, 10, OH- कितना है, 2, कौन ज्यादा है, H+। सोल्यूशन कैसा रहेगा, ऐसे सोल्यूशन विल बिकम ऐसे। क्या हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में, सबको एकदम अच्छे से समझ में है, कोई डाउट है इसके अंदर बोलो, नहीं ना। इसका मतलब अगर मैं एक ऐसा सॉल्ट लेता हूँ जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर के बना है, तो पानी में ऐड करते ही वो पानी को न्यूट्रल से कैसा बना देगा, एसिडिक बना देगा। न्यूट्रल से कैसा बना देगा बोल, एसिडिक। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि जब आयंस, सॉल्ट के आयंस वाटर के आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो एसिड बनेगा वो तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, पर जो बेस बनेगा कैसा बनेगा, वीक। तो एसिड तो पूरा डिसोसिएट होगा, तो H+ आयन बहुत सारे देगा, पर बेस जो बनेगा वो थोड़ा सा डिसोसिएट होगा, OH- आयन कम देगा। तो सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन OH- की बनिस्बत काफी ज्यादा होने लगेगा, इसलिए सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, ऐसे। समझा अच्छे से, ये पूरा आपको सेकंड में समझाया। आई होप सबको एकदम अच्छे से समझा होगा। इसमें किसी को डाउट है क्या बोलो, Does anybody is having any doubt in this? नहीं ना, पक्का ना। थर्ड टाइप कौन सी है बोल, अब उल्टा कर देना अपने बोलो, इसको उल्टा कर देना। सोल्यूशन में जो सॉल्ट लेना है वो सॉल्ट कैसे बना होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो अभी स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो चलेगी भी किसकी, बेस। तो पानी को कैसा बना देगा, बेसिक बना देगा, अल्कलाइन बना देगा। न्यूट्रल से कैसा बना देगा, अल्कलाइन बना देगा। तो आपको सॉल्ट कौन सा लिया, एग्जांपल में उसने सॉल्ट कौन सा लिया, सॉल्ट कौन सा लिया, CH3COO Na। कौन सा सॉल्ट है वो, सोडियम एसीटेट। कौन सा सॉल्ट है बेटा वो, सोडियम एसीटेट। कैसे बना लेगा बताओ, ये कौन सा एसिड लगा होगा यहाँ पे, CH3COOH, यानी कि एसिडिक एसिड विच इज अ वीक एसिड, है ना। और बेस कौन सा बेटा, NaOH विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। करेक्ट है। अब मेरे ख्याल से अगर आपको ये समझा तो ये तो आप खुद ही एक्सप्लेन कर लेते, ठीक है ना। देखते हैं क्या होगा बेटा, इट इज अ सॉल्ट ना,
आप जैसे इसको ऐड करोगे पानी में तो ये सॉल्ट है, H से सॉल्ट, H से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बोल, डिसोसिएट हो जाएगा, दो आयन बनाएगा, कौन से, एसिटेट आयन और सोडियम आयन। पानी में कौन से आयन मौजूद है, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। तो ये आयन इन आयन के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करें तो CH3COO माइनस एसिटेट आयन किसके साथ रिएक्ट करेगा, H प्लस के साथ, और Na प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा बोल, OH माइनस के साथ। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बोल, CH3COO माइनस और H मिलकर क्या बनेंगे, CH3COOH। व्हाट इज दिस, एसिडिक एसिड व्हिच इज अ वीक एसिड। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बोल, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है, कैसा बेस है ये, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये दोनों ही बने किधर है, पानी में, तो ये खुद भी तो इलेक्ट्रोलाइट है ना, डिसोसिएट होंगे, लेकिन NaOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो कैसा डिसोसिएट करेगा, कंप्लीट डिसोसिएट करेगा, पूरा का पूरा टूटेगा, Na प्लस OH माइनस। पर ये कैसे एसिड है, वीक एसिड, तो ये डिसोसिएट तो करेगा लेकिन बहुत ही कम, स्मॉलर एक्सटेंट पे डिसोसिएट करेगा, CH3CO माइनस H प्लस। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पर, जरा ध्यान से देखना, हो क्या रहा है यहाँ पर बेटा, समझिए 10 थे रिएक्ट किए, ये बना दिया इन्होंने, NaOH कैसा टूटा है, पूरा टूटा है, तो 10 OH माइनस था तो टूट के अपने को मिलेगा भी कितना, 10 का 10 पूरा मिलेगा, पूरा टूटा है नहीं, पर ये वीक एसिड है, ये स्मॉलर एक्सटेंट पे डिसोसिएट होगा। तो अगर 10 H प्लस था तो टूट के पूरा 10 मिलेगा क्या, थोड़ा बहुत ही टूटा रहेगा, 1-2 ही मिलेगा समझ, तो बाकी का वैसे ही रह जाएगा उसके साथ मिला हुआ, तो ये 2 बचा, पर ये 10 का 10 ही है, ज्यादा कौन है, OH माइनस। सोल्यूशन क्या रहेगा बोलो, बेसिक या फिर अल्कलाइन, समझा अच्छे से बेटा। तो जब हम लोग पानी के अंदर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, सॉल्ट डिसोसिएट होता है अपने आयंस में, सॉल्ट के कटायन एनायन वाटर के आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो दो प्रोडक्ट बनता है, एक वीक एसिड बनता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट डिसोसिएट होकर OH माइनस आयन को जितना था उतना ही रखता है, मतलब OH माइनस के आयन का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं करता, पर वीक एसिड जो रहता है बहुत स्मॉल एक्सटेंट पे डिसोसिएट करता है, जिसकी वजह से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ड्रास्टिकली क्या हो जाता है सोल्यूशन में, डिक्रीज। तो H प्लस कम है, OH माइनस ज्यादा है, सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक या फिर अल्कलाइन। अच्छे समझ में आए। तो 3 टाइप के सॉल्ट हो गए अपने, कौन कौन से, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तीसरा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सबको एकदम अच्छे समझा। नाउ द लास्ट टाइप, तो लास्ट टाइप के अंदर भी 3 टाइप, लास्ट टाइप के अंदर भी 3 टाइप। लास्ट टाइप में अपने को कौन सा सॉल्ट लेना है बोलो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस की बोल रहे हो गया ना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग, अब दोनों को वीक लेना है, वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। तो अभी जो 3 टाइप हो गई है, अभी जो 3 टाइप हो गई उसका कंक्लूजन क्या निकला, अगर मैंने पानी में एक ऐसा सॉल्ट डाला जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना रहेगा, तो पानी कैसा रहेगा बोल, न्यूट्रल का न्यूट्रल रहेगा। अगर मैंने ऐसा सॉल्ट डाला जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, तो पानी क्या हो जाएगा, एसिडिक। और अगर ऐसा सॉल्ट डाला जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, तो पानी कैसा हो जाएगा, बेसिक। ये 3 हाइड्रोलिसिस का कंक्लूजन आपके सामने निकल गया। नाउ चौथा वाला हाइड्रोलिसिस, तो चौथे वाले हाइड्रोलिसिस में अपने को कौन सा सॉल्ट लेना है बोल, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। लेफ्ट से मेरे पास वीक एसिड है HA, याद है हम लोग वीक एसिड को ऐसे लिखाते हैं ना, और वीक बेस को कैसे लिखाते हैं, BOH। तो दोनों मिलकर कौन सा सॉल्ट बनाएंगे बोल, यहाँ से अनायन आएगा A, यहाँ से कटायन आएगा B, तो क्या बन गया ये BA, ये कोई तो भी सॉल्ट बन गया। अब ये सॉल्ट पानी में जाती क्या करेगा बोल, जब आप इसको ऐड करोगे, ऐड इन वाटर, ये BA जो है ये सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट तो पूरा पूरा डिसोसिएट होता है, सॉल्ट तो पूरा पूरा डिसोसिएट होता है, जब बनेगा B प्लस और A माइनस, और ये पानी के आयंस के साथ रिएक्ट करेगा। पानी के आयंस मतलब कौन है, H प्लस और OH माइनस। तो जो B प्लस है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा बोल, OH माइनस के साथ, और जो A माइनस है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा बोल, H प्लस के साथ। इसने बना दिया एक वीक बेस और इसने बना दिया एक वीक एसिड। अब ये इधर दिक्कत आ गई, अभी तक जो एसिड और बेस बनते थे, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग बनते थे तो पूरा टूट जाते थे, या तो एक स्ट्रॉन्ग एक वीक बनता था, तो एक ज्यादा टूटता था एक कम टूटता। यहाँ पर दोनों ही वीक बने, यहाँ पर दोनों ही वीक बने, तो दोनों ही जब टूटेंगे तो पूरा तो नहीं टूटेंगे, स्मॉलर एक्सटेंट पे टूटेंगे। तो कैसे डिसाइड होगा कि एसिडिक रहने वाला बेसिक रहने वाला, एकदम सिंपल है, दोनों ही टूट रहे हैं तो थोड़ा बहुत टूट रहे हैं, लेकिन उन दोनों में भी जब कॉम्बिनेशन करोगे तो एक थोड़ा ज्यादा एक थोड़ा कम टूटेगा ना। जैसे समझ, ये 3% टूटा, ये 4% टूटा, तो टूटे दोनों ही कम है पर ज्यादा कौन टूटा है, ये ना 4% कम।
तो वो डिसाइड करेगा कि एसिडिक रहने वाला बेसिक रहने वाला। समझ? अब कौन कितना डिसोसिएट होने वाला है, इसी के लिए तो हम लोग पढ़ते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या पढ़ते हैं बोल? डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो दो डिसोसिएशन कांस्टेंट मैंने आपको पढ़ाया था, एक एसिड का और एक बेस का, याद है? समझ, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है। मतलब एसिड क्या करने वाला है? ज्यादा टूटने वाला, और बेस कम। तो जब ये एसिड टूटेगा H+ और A- बनाएगा, और ये बेस टूटेगा B- और B+ और OH- बनाएगा। तो इधर एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? ज्यादा, मतलब ये वाली रिएक्शन ज्यादा हो रही है और ये वाली रिएक्शन कम हो रही है। तो टूटने के बाद H+ ज्यादा बनेगा और OH- कम बनेगा। सॉल्यूशन कैसा रहेगा? ऐसे। उल्टा ले लिया अगर तो Kb ज्यादा Ka कम, Kb ज्यादा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस ज्यादा है और एसिड का कम है, तो बेस वाले टूटने की रिएक्शन ज्यादा होगी और एसिड की टूटने की रिएक्शन कम होगी। तो ये ज्यादा टूटा है तो OH- ज्यादा बनेगा, H+ कम बनेगा। सॉल्यूशन बेसिक। और अगर दोनों इक्वल है तो जितना ये डिसोसिएट हुआ है उतना ही ये भी डिसोसिएट होगा, तो जितना H+ बनेगा उतना ही OH- डोमिनेट। तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? न्यूट्रल। कितनी सिंपल चीज है, इसी को उसने समराइज करके देखो, वहाँ पे लिखी है। ये जो मैंने अभी समझा, एक चीज वहाँ पे लिखी हुई। पेज नंबर 55 पे टॉप पर देखो, 1 2 3 3 पॉइंट में उसने लिखा है। पहला, इफ Ka इज ग्रेटर Kb इज लेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ज्यादा है और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस कम है। एसिड ज्यादा टूटेगा, बेस कम टूटेगा। एसिड ज्यादा टूट रहा है मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? आगे लिखा है देख, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। दूसरा क्या लिखा है देख, if Ka is less and Kb is more, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस ज्यादा है मतलब बेस ज्यादा टूटने वाला है। तो बेस ज्यादा टूटेगा तो OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। क्या लिखा है? सॉल्यूशन विल बी बेसिक। इफ Ka and Kb both are equal, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस बोथ आर इक्वल, मतलब जितना एसिड टूटा है उतना ही बेस भी टूट रहा है। तो जितना H+ बनेगा उतना ही OH- भी बनेगा। तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? सॉल्यूशन विल बी कितना आसान है। अब तीनों की एक एक एग्जांपल दिया है, बस तीनों की एक एक एग्जांपल दिया, उसको देखिए। पहला एग्जांपल कौन सा सॉल्व किया उसने? देखो फर्स्ट एग्जांपल में कौन सा सॉल्व किया बेटा उसने? NH4F, अमोनियम फ्लोराइड, NH4F। कैसे बनाने का होता है NH4F? इसमें एसिड कौन सा रहेगा? F को देख के होता है, एसिड कौन सा रहेगा? HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF। इट इज अ वीक एसिड। कैसा एसिड रहता है बोलिए? वीक एसिड। तो NH4NF बनता है एक वीक एसिड से, HF, ठीक है, और एक वीक बेस से NH4OH ऐसे बनता है। तो ये NH4NF जब वाटर में ऐड करोगे आप लोग, दो आयन बनाएगा, कौन सा? NH4+ और F-। NH4+ वाटर के कौन से आयन से रिएक्ट करेगा? OH-, और क्या बनाएगा बोल? NH4OH। और F- वाटर के H+ से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? HF। तो एक वीक एसिड बन गया और एक वीक बेस बन गया। दोनों की Ka और Kb का वैल्यू दिया हुआ है। देखो एसिड का Ka कितना दिया, देख HF का Ka कितना दिया हुआ बेटा? HF का Ka है 7.2 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। और बेस का Kb कितना है? देख NH4OH का Kb कितना है बेटा? Kb कितना बेटा? 1.8 × 10⁻⁵। सॉरी, अब नोटिस कर, इधर -4 है, इधर -5 है, मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 जीरो रहने वाले हैं, फिर नंबर आएगा। और यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 जीरो रहने वाले हैं, फिर नंबर आएगा। कौन बड़ा रहेगा? जिसमें 4 जीरो वो बड़ा रहेगा, 5 जीरो वाला और छोटा हो जाएगा, 10 गुना और छोटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू ग्रेटर है, ये वैल्यू लेसर है। -4 वाली वैल्यू ग्रेटर है, -5 वाली वैल्यू लेसर है। सही है। नेगेटिव में जितना ज्यादा पावर आता है नंबर उतना छोटा होता जाएगा। समझ? तो -4 वाली वैल्यू बड़ी है, -5 वाली वैल्यू ज्यादा। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो टूटने के बाद जो रिएक्शन यहाँ पर होगी NH4OH- और यहाँ पर होगी बेटा कौन सी? यहाँ पर होगी कौन सी? H+ और F-। तो इसका वैल्यू कम है तो ये रिएक्शन कम होने वाली है, इसका वैल्यू ज्यादा है तो ये रिएक्शन ज्यादा होने वाला है, मतलब OH- कम बनने वाला है, H+ ज्यादा बनने वाला है। सोल्यूशन कैसा रहेगा? ऐसे सब में अच्छे से। सेकेंड एग्जाम्पल लिया उसने जिसमें Kb ज्यादा और Ka कम। कौन सा सॉल्व किया है वो? कौन सा सॉल्व किया है? NH4Cl। बताओ NH4Cl अमोनियम साइनाइड किससे बना रहेगा ये बोल? किससे बना रहेगा बोलिए? एसिड कौन सा रहेगा? HCl, हाइड्रोजन साइनाइड। और बेस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब ऐड करोगे आप वाटर में, है ना, तो इधर पे इलेक्ट्रोलिसिस होगा, एक बनेगा NH4+, एक बनेगा Cl-। NH4+ वाटर के कौन से आयन से कंबाइन होगा बोल? OH- से। और Cl- वाटर के कौन से आयन से कंबाइन होगा? H+ से। ये बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा
हाइड्रोजन साइनाइड, एक वीक एसिड और एक वीक बेस। इसका Ka दिया हुआ है और इसका Kb दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देखो, हाउ मच इज Ka फॉर HCl? HCl का Ka कितना है? 4 × 10 टू द पावर -10, 4 × 10 टू द पावर -10। और NH4OH का Kb कितना है? NH4OH का Kb कितना? 1.8 × 10 टू द पावर -5। पता कौन कम है इसमें? -10 को देखो 1 लाख गुना कम है, इसमें 5 पावर नेगेटिव ज्यादा है ना, तो दिस इज वेरी लेस, दिस इज वेरी स्मॉल। तो जब ये दोनों ब्रेक डाउन करेंगे, ये दोनों टूटेंगे, इधर बनेगा NH4+OH-, यहाँ पर बनेगा H+Cl-। इसका Kb कम है मतलब ये रिएक्शन कम होगी, इसका इसका Ka कम है तो ये रिएक्शन कम होगी, इसका Kb ज्यादा है मतलब ये रिएक्शन ज्यादा होगी। तो ये ज्यादा रिएक्शन हो रही मतलब OH- ज्यादा बन रहा है, सोल्यूशन कैसा रहेगा? बेसिक। समझा? लास्ट एग्जांपल लिया जिसमें दोनों की वैल्यू क्या हो बेटा? इक्वल हो, सेम। कौन सा सॉल्व किया? देखो उसने कौन सा सॉल्व किया? CH3COONH4। कौन है ये? बोलो। अमोनियम एसीटेट। कौन है बेटा ये? अमोनियम एसीटेट। कौन सा एसिड क्लियर है इधर? CH3COOH, एक वीक एसिड। और बेस कौन सा है? NH4OH, एक वीक बेस। तो इसको जब आप वाटर करोगे, वाटर में ऐड करोगे, इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, CH3CO- NH4+। तो CH3COO- पानी के H+ के साथ कंबाइन होकर क्या बनाए? बोले एक वीक एसिड CH3COH, ये वाला। और NH4+ पानी के OH- के साथ कंबाइन होकर क्या बनाए? बोल NH4OH, एक वीक बेस। इसका Kb दिया हुआ रहेगा, इसका Ka दिया हुआ रहेगा। कितना दिया देखो, CH3COOH का Ka कितना दिया है देखो, 1.8 × 10 टू द पावर -5। और NH4OH का भी सेम। तो Kb क्या बेटा? सेम। AB ब्रेक डाउन करेगा, AB ब्रेक डाउन करेगा, ये CH3COO- और H+ बनाएगा, और ये NH4+ और OH- बनाएगा। दोनों का रिएक्शन इक्वल हो रहा है, तो H+OH- इक्वल बनेगा। सोल्यूशन कैसा रहेगा? दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। 6 केसेस हमने देखे, एक्चुअल में दिखाए, वैसे तो 4 है लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 6 केसेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, बोलो। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस। सोल्यूशन कैसा रहेगा? न्यूट्रल का न्यूट्रल। दूसरा केस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस। सोल्यूशन कैसा रहेगा? एसिडिक। तीसरा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस। सोल्यूशन कैसा रहेगा? बेसिक। अब चौथा है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जिसमें Ka ज्यादा और Kb कम है। सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक। नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जिसमें Kb ज्यादा और Ka कम है। सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक। और आखिरी है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जिसमें Ka Kb इक्वल है। तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल का न्यूट्रल। समझा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? तो इसमें से एक ही बार खाली हाइड्रोलिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है और एक बार डेफिनेशन पूछा है, ठीक है ना? क्वेश्चन कैसे आया वो मैं रीड करके आपको बता दूंगा, आप खुद ही समझ जाओगे क्या पूछा गया, ठीक है ना? सब मुंह बंद रखेंगे। आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन टू यू। यस, द क्वेश्चन इज, एक बार क्वेश्चन है डिफाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, तो उसमें अपने को खाली डेफिनेशन लिख देना। एक बार ऐसा क्वेश्चन है, why does aqueous copper sulfate solution turn blue litmus red? लिटमस पेपर याद है? क्या करता है लिटमस पेपर? लिटमस पेपर क्या करता है? एसिडिक और बेसिक बताते हैं। लिटमस पेपर क्या करता है बेटा? एसिडिक और बेसिक बताते हैं। अब उसने बोला एक्वियस कॉपर सल्फेट। एक्वियस मतलब पानी के अंदर ऐड कर रहे हैं हम लोग, किसको? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है? सॉल्ट। मैं आपसे पूछूंगा कॉपर सल्फेट कौन से एसिड कौन से बेस से बना रहे हैं? सल्फेट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, करेक्ट है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड। कॉपर मतलब COOH ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस। पानी कैसा हो जाएगा? बेसिक। इसीलिए वहां पर ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन कैसा हो जा रहा है? पानी कैसा हो जा रहा है? बेसिक। तो पूरा इधर एक्सप्लेन करना है। कॉपर सल्फेट पानी में गया, Cu2+ और SO4 2- बनाया। Cu2+ ने पानी के OH- के साथ कंबाइन करके COOH ट्वाइस बनाया, और SO4 ने H+ के साथ कंबाइन होकर के H2SO4 बनाया। COOH ट्वाइस वीक एसिड है, थोड़ी टूटेगा। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ज्यादा टूटेगा। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, OH- का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। सोल्यूशन विल टर्न बेसिक। सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। लास्ट पॉइंट में क्या लिखा जाए? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस H3O- आयन, द रिजल्टिंग सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विल बिकम एसिडिक एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिडिक हो गया, उसने ब्लू लिटमस को क्या बना दिया? रेड।
रेड बना दिया मतलब एसिडिक, और रेड लिटमस को ब्लू बना देता है तो बेसिक। मालूम लिटमस पेपर पढ़ेंगे RTW में तुम लोग को लिटमस समझ। बस एक बार ये क्वेश्चन है, बस ये 2 ही बार आपको इसमें से क्वेश्चन है, एक बार हाइड्रोलिसिस को समझाने के लिए मतलब डेफिनेशन, और एक बार ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे अगर हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन आए तो। ओके, लेट अस स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज बफर सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बफर सॉल्यूशन। बफर सुना बेटा आपने? स्ट्रीमिंग के टाइम पर जब वीडियो रुक जाती है ना, गोल गोल घूमती है, तो वहां पे लिख के आता है बफरिंग, है कि नहीं? केमिस्ट्री में बफर का कुछ और मतलब होता है, इधर वीडियो नहीं देख रहे हम। देखो इसको जरा ध्यान से समझो बेटा, समझो मेरे पास एक सोल्यूशन है, बात नहीं करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा है। मेरे पास एक सोल्यूशन है, चाहे वो एसिडिक हो, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो न्यूट्रल हो। मैं चाहता हूँ कि उसका पीएच जो है ना वो मेंटेन है। उसका पीएच क्या है बेटा? मेंटेन। समझो मेरे पास एक लिक्विड है, इसके अंदर लेट्स से इसके अंदर एक लिक्विड है जो कि एसिडिक है। कैसा है बोल? एसिडिक। आई वांट इट टू बी एसिडिक ऑन, मैं इसको एसिडिक ही रखना चाहता हूँ। अब मैं अगर इसमें एसिड डाल दूंगा तो इसका पीएच और कम हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा ना। इसमें बेस डाल दूंगा तो इसका पीएच बढ़ जाएगा, क्योंकि बेस आने पर इसकी एसिडिटी कम होने लगेगी, बेसिसिटी बढ़ने लगेगी। पानी ऐड करूंगा तो भी इसकी एसिडिटी बेसिसिटी डिस्टर्ब होगी। यानी हम लोग किसी भी केमिकल में एसिड ऐड करते हैं या बेस ऐड करते हैं या पानी को ऐड कर देते हैं तो उस केमिकल की पीएच की वैल्यू क्या होने लगती है बोल? डिस्टर्ब होने लगती है। किसकी वैल्यू? पीएच। पर मेरे पास एक केमिकल है जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि उसका पीएच जितना है उतना ही रहे, उसका पीएच जितना है उतना ही रहे, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चाहे मैं इसमें एसिड ऐड करूं, चाहे मैं इसमें बेस ऐड करूं, चाहे मैं इसमें पानी ऐड करूं, इसका पीएच नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, जितना है उतना ही रहना चाहिए। तब मुझे क्या करना पड़ेगा मालूम? इस केमिकल के पीएच को रिजर्व करके रखने के लिए, इस केमिकल के पीएच को बचा के रखने के लिए इसमें अलग से एक केमिकल को थोड़ा सा मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये जो अलग से केमिकल ऐड किया जाता है ना, जो इसके पीएच को बचा करके रखता है, इस अलग से ऐड होने वाले केमिकल को बफर सॉल्यूशन क्या कहते हैं बोल? बफर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्यों बोले मालूम? क्योंकि ये केमिकल खुद 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन सी 2 चीजें भी बताऊं, इसलिए इसको बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो देयर वाज अ केमिकल, मैं चाह रहा था इसका पीएच डिस्टर्ब ना हो, जैसा है वैसा ही रहे, तो मैं क्या करूंगा बोल? इसके अंदर एक दूसरे सॉल्यूशन को थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। तो जो दूसरा सॉल्यूशन ऐड किया जा रहा है, जो इसके पीएच के लिए शील्ड की तरह काम कर रहा है, उसका पीएच डिस्टर्ब नहीं होने दे रहा, चाहे आप इसमें एसिड डालो, चाहे बेस डालो, चाहे पानी डालो, तो इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? बफर सॉल्यूशन। लेकिन इधर एक शर्त है, जो भी एसिड या बेस या पानी डाला जा रहा है वो थोड़े से एक्सटेंट तक डालना चाहिए। पता चला बफर सॉल्यूशन डाले और 1-2 लीटर पानी उठा के ऐसा डाल दे, अब पीएच चेंज में क्या बोले? सर गलत पढ़ाई है। थोड़ा बहुत एसिड, थोड़ा बहुत बेस, थोड़ा बहुत पानी ऐड करोगे तो पीएच डिस्टर्ब नहीं होगा, अगर आपने उस सॉल्यूशन के अंदर क्या डाल रखा है बोल? बफर। ये बहुत ही काम की चीज है बेटा, मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। हम लोग जितने भी पैकेट फूड खाते हैं, पैकेट आइटम, पैक्ड आइटम हम लोग जितना भी खाते हैं, ये किसान जैम हो गया, सॉस हो गए, है ना, और जो भी चीजें हम लोग डब्बे में लाते हैं, फ्रिज में संभाल के रखते हैं और उसको 1-2 महीने तक चला के खाते हैं, ये सब जल्दी सड़ते नहीं, है ना, ये सब जल्दी खराब नहीं होते। आप अपने घर पे फ्रूट्स लेके आओ, उसको जूस करके और उसको मतलब कि जमा करके जैम बनाओ उसको, और एक डब्बे में भरो और बाजू के डब्बे में किसान जैम रखो। खाने में ज्यादा हेल्दी कौन सा है? जो आपने बनाया वो प्योर है, तो उसमें नो एडेड केमिकल, नथिंग एनीथिंग, प्योर फ्रूट्स है उसके अंदर। लेकिन 4 दिन बाद दोनों डब्बा खोलना, आप वाला डब्बा कुछ तो और बन गया रहेगा, जैम से कुछ तो भी और बन गया रहेगा, ना खाने लायक रहेगा, ना उसकी खुशबू बर्दाश्त करने लायक रहेगी, फफूंद और फंगस वगैरह वहाँ पे ग्रो करने लगे। लेकिन किसान जैम वाला डब्बा 2 महीने बाद भी खोलोगे तो वो वैसे ही रहेगा। व्हाई डज दिस हैपेंस? वो सड़ जाता है, क्यों नहीं सड़ता है? क्योंकि जितने भी पैकेट फूड होते हैं ना, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए रहते हैं। क्या ऐड किए रहते हैं बोल? प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स जो खाने को प्रिजर्व करते हैं, बचाते हैं, और इन प्रिजर्वेटिव्स में बफर सॉल्यूशन होता है जो खाने के पीएच को डिस्टर्ब नहीं लगेगा, जिसकी वजह से वो बचे रहते हैं, सड़ते नहीं। पीएच डिस्टर्ब होता है तो खाना सड़ता है। ये तो बहुत छोटी एग्जांपल होगी जैम और सॉस की, मैं आपको लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ। हमारे ब्लड का पीएच होता है अल्कलाइन, 7.2 से 7.4 के रेंज, 7.4 के आसपास। आप अपने ब्लड के पीएच का जरा भी डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था जब ब्लड पढ़ा था। 7.4 से अगर आपके ब्लड का पीएच 7.6 भी हो जाएगा ना, यू विल डाई, मर जाओगे आप। मतलब 0.2% का पीएच चेंज भी आप अपने ब्लड में बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिएक्शन होना बंद हो जाएगी। बायोकेमिकल रिएक्शन जो अंदर होती है सेल्स के, पीएच डिस्टर्ब होने की वजह से वो रिएक्शन हो नहीं पाएगी, और रिएक्शन स्टॉप, सेल्स विल स्टार्ट डाइंग व्हिच विल लीड इमीडिएटली डेथ टू ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो आप अपने ब्लड का थोड़ा भी पीएच डिस्टर्ब चेंज नहीं कर सकते हो,
0.2 पर भी अगर वैल्यू पीएच की आपके ब्लड की चेंज होगी तो इट विल लीड टू योर डेथ। अब ब्लड भी एक लिक्विड है, केमिकल, हम लोग खा रहे पी रहे, इतना सारा केमिकल उसके अंदर, जो भी केमिकल अंदर जाता है ब्लड में घुसता है कि खाना खा रहे हो इंटेस्टाइन से ब्लड में जा रहे हैं, दवा खा रहे हो ब्लड में जा रहे हो, जो भी आप बॉडी में कंज्यूम कर रहे हो सब किधर जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। तो भाई ब्लड में आप कभी एसिडिक केमिकल्स को डाल रहे हो, ब्लड में आप कभी बेसिक केमिकल को डाल रहे हो, ब्लड में आप नॉर्मल पानी पी रहे हो, पानी ऐड कर रहे हो, ब्लड का पीएच डिस्टर्ब क्यों नहीं होता है, चेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्लड के पास नेचुरल बफर सोल्यूशन मौजूद है, बनाने वाले ने ऑलरेडी उसमें बफर सोल्यूशन बना रखा है। कौन सा? अभी जब पूरा बफर सोल्यूशन का टॉपिक समझा दूंगा तब बताऊंगा, आपको खुद पता है कौन सा बफर है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज दैट बफर, लेकिन पहले उसके लिए थोड़ा बफर सोल्यूशन समझेंगे हम लोग, समझ आ रही चीजें। तो बफर सोल्यूशन हम लोग एक नहीं 1000 जगह पर इसकी एग्जांपल्स हम लोग लाइफ में, डेली लाइफ में करते हैं। बाकी बोलते हैं किसको बफर सोल्यूशन समझाना बेटा, एक ऐसा सोल्यूशन जिसको अगर अपने रिक्वायर्ड सोल्यूशन में आप ऐड कर दोगे तो उस रिक्वायर्ड सोल्यूशन में आपने अगर थोड़ा बहुत एसिड या बेस या पानी ऐड किया तो उसका पीएच डिस्टर्ब नहीं होता है। समझ में आ रहा है से अंडरलाइन करो व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन, डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे बेटा सब लोग। व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, पेज नंबर 55 लास्ट पैराग्राफ देखो, बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंजेस इन पीएच व्हेन अ स्मॉल लिखा है, हां देखो तो क्या लिखा है, स्मॉल लिखा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस और वाटर इज एडेड टू इट। थोड़ा बहुत एसिड, थोड़ा बहुत बेस या थोड़ा बहुत पानी अगर इसमें ऐड कर दोगे तो उसका पीएच ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा, जितना उतना ही रहेगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बफर सोल्यूशन कहते हैं, जो पीएच को चेंज होने से बचाते हैं। समझा अच्छे से? तो बफर सोल्यूशन का डेफिनेशन सबको समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया। अब सेकंड अपने को देखना है बफर सोल्यूशन बनता कैसे। तो बनता कैसे उसके लिए आपको पहले ये बात पता होना चाहिए कि बफर सोल्यूशन की होती है बेटा दो टाइप। बफर सोल्यूशन की क्या होती है बोल, दो टाइप। एक होता है एसिडिक बफर, एक क्या होता है बेटा एसिडिक बफर, और एक होता है बेसिक बफर। एक क्या होता है बेटा बोल, बेसिक बफर। तो आपको नाम सुन के ऐसा लगता है ना कि शायद एसिडिक बफर जो होगा वो एसिड के पीएच को बचाता है और जो बेसिक बफर रहेगा वो बेस के पीएच को बचाता है। ऐसा कुछ नहीं बेटा, आपने एक सोल्यूशन लिया है वो एसिडिक हो या बेसिक हो या न्यूट्रल हो, कुछ भी हो, आप उसमें चाहे एसिडिक बफर डाल दो चाहे बेसिक बफर डाल दो, वो उसकी पीएच को चेंज होने से बचाएगा। तो फिर सर ये दो टाइप कहां से आ गए, इसके पीछे फंडा छुपा हुआ, बफर बनता कैसे। तो मैंने आपको बताया बफर के नाम में क्या है, सॉल्यूशन, क्योंकि ये दो चीजों से मिलकर बनता है। तो बफर को बनाने के लिए दो चीजें ऐड की जाती हैं, या तो बफर को एक वीक एसिड और एक सॉल्ट से मिला करके बनाया जाता है, या तो बफर को एक वीक बेस और एक सॉल्ट से मिला करके बनाया जाता है। कैसे बनता है बफर समझा, इधर यू मिक्स वीक एसिड विद सॉल्ट और यू मिक्स वीक बेस विद सॉल्ट। तो अगर आपने बफर बनाया वीक एसिड और सॉल्ट को मिला करके तो उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर। इसलिए नहीं कि वो एसिड को बचाते हैं, इसलिए क्योंकि उसको बनाने में एसिड यूज किया गया। समझ आ रहा है अच्छे से? और अगर आपने एक वीक बेस और सॉल्ट को मिला करके बफर बनाया तो उसको क्या बोलेंगे, बेसिक बफर, क्योंकि उसको बनाने में क्या यूज किया गया, वीक बेस। बाकी काम दोनों सेम करते हैं, सोल्यूशन को डाल दो किसी भी दूसरे केमिकल में, उसका पीएच चेंज होने से बचाएंगे, चाहे उसका पीएच कुछ भी हो, बचाएंगे, पीएच चेंज नहीं होगा। तो कितने टाइप के बफर होते हैं बेटा हमारे पास, बोले दो, एसिडिक और बेसिक। अब कौन से बफर को कैसे बनाया जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप बहुत ध्यान से समझेंगे सब लोग कैसे बनाते हैं। एसिडिक बफर को कैसे बनाते थे, एसिडिक बफर को कैसे बनाते हैं, एक वीक एसिड और सॉल्ट लेकर, लेकिन कोई भी सॉल्ट उठा के नहीं डाल सकते, बोले सॉल्ट नहीं मिला था घर का नमक उठा के डाल दिया, बन गया कैसा बफर, नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। एसिडिक बफर को कैसे बनाया जाता है, इसमें एक वीक एसिड को मिक्स किया जाता है, ध्यान से देखना, एक वीक एसिड को मिक्स किया जाता है एक ऐसे सॉल्ट से। अच्छा सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस को मिलाकर। सॉल्ट कैसे बनता है बोल, एसिड और बेस को मिला करके। तो ये जो सॉल्ट यहाँ पर इसमें मिक्स किया जा रहा है ये एक ऐसा सॉल्ट रहेगा जो सेम वीक एसिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाकर बनाया गया रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ। एक वीक एसिड लिया मैंने और उसमें क्या ऐड किया बोल, सॉल्ट, और वो सॉल्ट के लिए शर्त है, वो सॉल्ट कैसे बना होगा, सेम वीक एसिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला करके बना होगा। सर नहीं समझ, एग्जांपल लो अपनी समझ, एग्जांपल लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल लो अपनी समझ। एग्जांपल ले, कोई भी एक वीक एसिड बोलो, सबसे फेमस एसिडिक एसिड CH3COOH। अब इसमें कोई भी घर से नमक ला के डाल दिया, बन गया बफर सॉल्यूशन, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बनता है बफर। ये जो सॉल्ट यहाँ पर आने वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो सॉल्ट यहाँ पर आने वाला है, ये सॉल्ट कैसे आएगा बोलो, सॉल्ट कैसे आएगा, पहले तो बता सॉल्ट बनता कैसे,
एसिड और बेस को मिला करके। तो यहाँ पर जो एसिड आएगा, जो वीक एसिड रहेगा, वो सेम वीक एसिड होना चाहिए। सेम वीक एसिड मतलब एसिड कौन सा रहेगा, वो CH3COOH। और अगर एसिड वीक है तो यहाँ पर जो बेस आएगा वो कैसा रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बेस अपनी मन का बोल दो, NaOH। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, देख इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के कौन सा सॉल्ट बनेगा, यहाँ से CH3COO, यहाँ से Na, क्या बन गया, CH3COO Na, सोडियम एसिडेट। ये बन गया एसिडिक बफर, ये बन गया एसिडिक बफर। समझ में, सोडियम एसिड ऐसे बनाया जाता है एसिडिक बफर को। कैसे, फिर से बोलो, क्या लेना है, सबसे पहला केमिकल क्या लेना है, वीक एसिड। सबसे पहला केमिकल क्या लेना है, वीक एसिड। दूसरा केमिकल कौन सा चाहिए, सॉल्ट। लेकिन वो सॉल्ट की एक खास बात है, क्या, ये सॉल्ट बना कैसे होगा, यही सेम वीक एसिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करा के बना होगा। तो इसको हम लोग एसिडिक बफर कहते हैं। समझ में आया, समझा अच्छे से। सेम ऐसे वीक बेस बनता है, इससे रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करना, ध्यान से देखना बेटा। वीक बेसिक बफर कैसे होता है, सॉरी बेसिक बफर कैसे होता है। इसमें हम लोग वीक एसिड क्रिया क्या लेते बोल, वीक बेस लेते हैं। वीक एसिड क्रिया क्या लेते बोल, वीक। ये जितना भी WaSb लिख रहा हूँ सबका मतलब समझ लेना रे आपका ना, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते बोल, वीक एसिड की जगह एक वीक बेस। और इसमें भी क्या मिलाएंगे बोले, एक सॉल्ट। लेकिन कोई भी सॉल्ट उठा के डाल सकते क्या, इसकी क्या कंडीशन रहेगी, सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस को मिलाकर। तो इस सॉल्ट में जो बेस रहेगा ना, वो ये सेम वीक बेस रहेगा। जो ये बेस रहेगा वो सेम वीक बेस रहेगा, और जो एसिड रहेगा वो कोई तो भी स्ट्रॉन्ग। घुमा दिए, देख रहे हो, समझ रहे। यहाँ पर जो सॉल्ट रहता है उसको बनाने के लिए सेम एसिड लिया जाता है और एक बेस को स्ट्रॉन्ग लिया जाता है। और यहाँ पे जो सॉल्ट रहता है उसको बनाने के लिए सेम वीक बेस लिया जाता है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाता है। समझ अच्छे से। एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल दे। टेल मी वीक बेस ऑफ एनी ऑफ योर चॉइस। वीक बेस बोलो कोई, NH4 बोलना, NH4OH है ये एक वीक बेस, है या नहीं, है ना ये वीक बेस NH4OH। अब इसमें मुझे एक सॉल्ट ऐड करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें मुझे एक सॉल्ट ऐड करना है, तो कोई भी सॉल्ट अपनी मर्जी से ले सकता हूँ क्या बोल, नहीं। अब यहाँ पर जो मुझे सॉल्ट लेना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसमें सेम वीक बेस में को यूज करना पड़ेगा, सेम वीक बेस में को यूज करना पड़ेगा। कौन सा बोल, NH4OH। और जो एसिड रहेगा वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बोलो कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl, वेरी गुड। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा बोल, यहाँ से Cl, यहाँ से NH4, क्या बन गया, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो ये बन गया एक बेसिक बफर। समझा बफर सोल्यूशन कैसे बनाया था। एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, बफर सोल्यूशन जब बनता है ना, तो उसमें जो एसिड या जो बेस और सॉल्ट यूज किया जाता है, उन दोनों में एक आयन कॉमन होता है। लेकिन इन दोनों में एक आयन कॉमन है, कौन सा, एसिटेट। इधर भी एसिटेट है, इधर भी एसिटेट, इन दोनों में एक आयन कॉमन है, NH4। इसीलिए चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। आयन कॉमन है ना इधर एक। समझ में आ रहा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर, सबको समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोल रहा हूँ। तो कैसे बनाया जाता है एसिडिक बफर, बेसिक बफर, सबको समझा। एक बार फिर से लास्ट टाइम रिकैप कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखो। एसिडिक बफर को कैसे बनाते हैं, एक वीक एसिड लेना है, उसको एक सॉल्ट के साथ मिक्स करना है, जो कि सॉल्ट बनाया जाएगा सेम वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करा के। बेसिक बफर कैसे बनाया जाता है, एक वीक बेस लेना है, उसमें एक सॉल्ट ऐड करना है, जिस सॉल्ट को बनाया जाएगा सेम वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन कराना। समझा, बस यही डेफिनेशन भी है एसिडिक बफर और बेसिक बफर की। क्वेश्चन आता है डिफाइन एसिडिक बफर, डिफाइन बेसिक बफर, तो आपको डिफाइन करते आना चाहिए। अंडरलाइन द डेफिनेशन। एसिडिक बफर का क्या डेफिनेशन दिया देखो, पेज नंबर 56, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। व्हाट इज द डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक एसिड। एसिड कैसा बेटा, वीक, एंड इट्स सॉल्ट। इट्स सॉल्ट मतलब उसी वीक एसिड का सॉल्ट रहना चाहिए, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। देख, एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन। कितनी सिंपल डेफिनेशन दी। समझ में, वो नहीं याद आ रही है, ये याद है आपको, थोड़ा बहुत अपने ओन वर्ड में लिखो चलेगा, लेकिन मुद्दा यही रहना चाहिए। बेसिक बफर सॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन दिया देखो, बेसिक बफर सॉल्यूशन, व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन से, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, बोलो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक बेस। बेस कैसा लेना है, वीक। और देख क्या लिखा है, एंड इट्स सॉल्ट, मतलब उसी वीक बेस का सॉल्ट, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, विद स्ट्रॉन्ग एसिड इज कॉल्ड द बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में उसने भी सेम एग्जांपल लिया, CH3COOH को CH3COO Na के साथ रिएक्ट करा रहा है वो। और बेसिक बफर सॉल्यूशन में भी उसने सेम एग्जांपल लिया, कोइंसिडेंट NH4OH और NH4Cl। आप और 10 तरीके के ऐसे बफर बना सकते हो कि नहीं, और बना सकते हो कि नहीं, बना बोलूंगा
मजा सकते तो ध्यान आप नहीं बोलते, एकदम पूरा मोरल कॉन्फिडेंस सब डाउन हो जाता है मेरे, मुंह बंद करके बैठे रहे। चल बनाते देखते बनाते इधर एक बोल एक एसिडिक बफर और बनाते, बोल कोई भी एक वीक एसिड बोलो अपनी चॉइस का, ये मत बोलना यूज कर चुके। अरे वीक एसिड बोलो कोई भी, इतने सारे अभी पड़े ना। हाँ हाँ HF वेरी गुड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब अगर वीक एसिड लिया है तो कोई भी सॉल्ट नहीं ले सकते हो। अब जो सॉल्ट बनेगा उसमें वीक एसिड तो यही रहेगा, और बेस कौन सा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, KOH है, कोई भी ले सकते। तो यहाँ पे सॉल्ट कौन सा बनेगा? यहाँ से फ्लोरीन, यहाँ से पोटेशियम फ्लोराइड, ये बन गया एसिडिक बफर। समझे अच्छे से? एक बेसिक बफर और बनाते हैं, कोई भी वीक बेस बोलो, कोई भी वीक बेस बोलो, ये मत बोलो कोई भी वीक बेस बोलो, नालायक लोग। CuOH ट्वाइस, कितनी बार यूज किया इसको अभी? CuOH ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब जो सॉल्ट इसमें हम लोग ऐड करेंगे उसमें बेस तो सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, और एसिड कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। जैसे मैंने H2SO4 लिखा, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4। तो यहाँ पे सॉल्ट क्या बनेगा? सल्फेट और कॉपर, क्या बन गया? कॉपर सल्फेट। दिस इज द बेसिक बफर। समझा अच्छे से बफर सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है बेटा? ठीक है। इसके ऊपर देखो आपको एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया, बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज में। आओ जरा पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 10 एकदम टॉप पे आता है ऐसा क्वेश्चन क्लासिफाई करने के लिए। देखो क्या लिखा, देखो क्लासिफाई द फॉलोइंग बफर्स इनटू डिफरेंट टाइप। आपको कुछ बफर सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको पहचानना है कौन से टाइप का बफर है। पहला क्या लिखा है? देख CH3COH प्लस CH3COONA। CH3COH एसिड है या नहीं? CH3COOH एसिड है ना? कैसा एसिड है? वीक एसिड। तो वीक एसिड है तो कौन सा बफर बनेगा? एसिड आगे देखने नहीं देते, वीक एसिड है तो कैसा बफर बनेगा? एसिडिक बफर। तो वो पहला वाला कौन सा है? एसिडिक बफर। पहला वाला कौन सा बफर है? बोल एसिडिक बफर। सही है या नहीं? दूसरा क्या एग्जांपल दिया देख, NH4OH और NH4Cl। NH4OH कौन है? बेस है। कौन सा बेस है? वीक बेस। NH4OH इज अ वीक बेस। तो कौन सा बफर हुआ वो? वीक बेसिक बफर हो। कौन सा बफर हो गया? बोल बेसिक। पहला एसिडिक है, दूसरा बेसिक। तीसरा सोडियम बेंजोएट प्लस बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इज अ वीक एसिड, एसिड है एसिड बेंजोइक एसिड, और उसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, कौन सा? सोडियम बेंजोएट। तो वीक एसिड और सॉल्ट मिला है, कौन सा बफर बनेगा? एसिडिक। ये देख बेंजोइक एसिड, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो बेंजोइक एसिड। बेंजीन की रिंग लेंगे और उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के COH लगा देंगे, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। और सोडियम बेंजोएट कैसा बनता है? इसी H+ को हटा के वहां पर Na लगा दो, ये बन गया सोडियम बेंजोएट। तो बेंजोइक एसिड मतलब एक एसिड को ले रहे हो ना, और एसिड को लेकर जो बफर बनाया जाता है कौन सा बफर होता है? एसिडिक बफर। तो उसका आंसर क्या है? बोल एसिडिक बफर। लास्ट वन, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस CaCl2। कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है। कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस। तो वीक बेस को मिलाकर के जो बफर बनाते हैं कौन सा बफर होता है? बेसिक बफर। ऐसा क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, खाली पहचान लेना है एसिड है या बेस है। एसिड है मतलब एसिडिक बफर रहेगा, बेस है मतलब बेसिक। सॉल्ट तो सब में रहता है, चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, खाली एसिड बेस को पहचान लेना। एक ये टाइप का क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आता है पहचानने के लिए नीचे जो दिए गए उसमें बफर है कौन। इसमें तो चारों बफर थे, आपको खाली क्लासिफाई करना था एसिडिक कौन है, बेसिक कौन सा है। कभी कभी ऐसा होता है कि चार में से कोई एक बफर रहते, तीन नहीं होते, खाली मिक्सचर होते हैं, तो आपको पहचानना होता है कौन सा बफर है उसमें। तो 61 पे आप MCQ में आप थर्ड MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बफर सोल्यूशन। नीचे दिए गए में से कौन बफर सोल्यूशन है वो पहचान। कौन बफर सोल्यूशन कैसे पहचानते? बोल एसिड होना चाहिए, सॉल्ट, या फिर बेस होना चाहिए और सॉल्ट। पहले ऑप्शन देख, CH3CONA सोडियम एसिटेट सॉल्ट है, NaCl सॉल्ट है, दोनों ही सॉल्ट है। सॉल्ट प्लस सॉल्ट बफर बनता है क्या? कैंसिल हो गया वो। CH3COOH कौन है वो? एसिडिक एसिड। HCl वो भी कौन है? एसिड। एसिड प्लस एसिड इट इज नॉट अ बफर, वो भी कैंसिल हो गया। CH3COH एसिडिक एसिड, CH3CONA सोडियम एसिटेट, एक एसिड एक सॉल्ट, क्या है बेटा? ये बफर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर है ना। लास्ट वाला क्या देख, HCl क्या बेटा? एसिड। NH4Cl सॉल्ट, एसिड प्लस सॉल्ट, ध्यान दे एसिड प्लस सॉल्ट, तो बफर हो सकता है ना, वो बफर हो सकता है वो। देखना पहला वाला क्या बेटा? पहला वाला क्या देख, HCl मतलब एसिड है, NH4Cl मतलब बेस है, तो एसिड प्लस सॉल्ट बफर हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। ये एसिड कौन सा लिया है? बोल एसिड कौन सा लिया है? HCl। चालू होती खत्म हो गया वो, क्योंकि बफर सोल्यूशन बनाने के अगर आप एक एसिड ले रहे हो, वीक एसिड होना चाहिए, NaCl इज खत्म, कैंसिल कर दो उसको।
समझा कैसे पहचानते रहे? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन डी पिक्चर से क्यों निकला समझा ना? वो भी एसिड और सॉल्ट है, पर बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए चाहे एसिड यूज करो चाहे बेस यूज करो, कौन सा एसिड कौन सा बेस होता है? वीक एसिड या वीक बेस होता है। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, खत्म हो गया, निकाल दो उसको पिक्चर से। समझा? तो बफर सॉल्यूशन का बेसिक डेफिनेशन समझा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सब बोर्ड पर देखो, अभी खत्म नहीं हुआ, इधर देखेंगे सब लोग, सब यहाँ ध्यान देंगे बेटा। इधर देखो, इधर। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल जिस फॉर्मूले के ऊपर आता है वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। डेरिवेशन नहीं देखना है, कोई नहीं पूछ रहा डेरिवेशन, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद। कौन सा फॉर्मूला सर? बेटा सबसे पहले देखते हैं एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर का हम लोग पीएच कैलकुलेट करते हैं। एसिडिक बफर का हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? पीएच। फॉर्मूला क्या देखो, पीएच ऑफ एसिडिक बफर। पीएच ऑफ एसिडिक बफर निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या है सब ध्यान से देखना। एसिडिक बफर का पीएच बराबर होता है pKa, और ये pKa क्या है थोड़ी देर को बता रहा हूँ। pKa प्लस log to the base 10 ऑफ concentration of salt upon concentration of acid. Concentration of salt upon concentration of acid. This is the formula to calculate pH of acidic buffer. Now what is this pKa? अब यहाँ पर ये pKa क्या है? एकदम सिंपल है। ये पावर का मतलब हम लोग बार बार क्या लेते हैं? नेगेटिव लॉग टू द बेस 10, याद है? नेगेटिव लॉग टू द बेस 10। जब pH लिखते थे यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आता था, pH लिखते थे यहाँ पर OH माइनस आता था। यहाँ पर क्या है? Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, जो वीक एसिड है ना, उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट का लॉग टू द बेस 10 का नेगेटिव ले लोगे तो आपको जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाती है? pK। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट pH ऑफ एन एसिडिक बफर। तो जैसे आप एक एसिडिक बफर का pH निकालते हो, वैसे ही आप एक बेसिक बफर का pOH निकालते हो। क्या निकालते हो? pH। pOH ऑफ बेसिक बफर। बेसिक बफर का हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा? pOH। क्या फॉर्मूला बोर्ड पर ध्यान से? pOH बराबर होता है pKa की जगह पर pKb आ जाएगा। क्या जगह पर? pKb, पावर ऑफ डिसोसिएशन, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, प्लस ये सेम रहेगा log टू द बेस 10 ऑफ concentration of salt upon, इधर क्या था? concentration of acid, क्योंकि यहाँ एसिड यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है? concentration of base, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज करते हैं? बेस यूज करते हैं। So this is the formula for pOH। अब यहाँ पर बताना pKb कौन है? What is pKb? Tell me। negative log to the base 10 of dissociation constant of base। ये फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं अभी न्यूमेरिकल करेंगे, आपको एकदम अच्छे से समझ। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर एसिडिक बफर का pH, दिस इज फॉर्मूला फॉर बेसिक बफर का pH। दीज टू इक्वेशंस आर नोन एज, इन दोनों इक्वेशन को नाम दिया गया है एंडरसन एंड हैज़ेलबाच इक्वेशन। दो साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया, एंडरसन एंड हैज़ेलबाच इक्वेशन। आपको एक मार्क्स में यही पूछ सकती है, राइट डाउन एंडरसन एंड हैज़ेलबाच इक्वेशन। तो एंडरसन एंड हैज़ेलबाच इक्वेशन इज pH ऑफ एसिडिक बफर इज दिस, pH ऑफ बेसिक बफर इज दिस। दो मार्क्स में भी आ सकता है, दो फॉर्मूले है ना। समझा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? सबको अच्छे से समझा? अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आता है वो देखते हैं। तो आपको वहीं पे एक न्यूमेरिकल दिया प्रॉब्लम नंबर 3.9 और 3.10, और इस इक्वेशन में एंडरसन और हैज़ेलबाच इक्वेशन की मदद से pH pOH निकालने में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक बार ये टाइप का न्यूमेरिकल पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो इसका एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ये मत समझना कि इंपॉर्टेंट नहीं। मैंने बोला था सॉल्व एग्जाम्पल की न्यूमेरिकल भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं जितने एक्सरसाइज के। समझ आ रहा है? इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना? चलो देखते हैं ना। बस कुछ न्यूमेरिकल होते हैं सॉल्व एग्जाम्पल में जो आपको खाली टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो न्यूमेरिकल नहीं आते। लेकिन जो प्रॉपर न्यूमेरिकल है जिनके आने का चांसेस है वो सॉल्व एग्जाम्पल से भी न्यूमेरिकल आता है। समझा? तो pH और pOH जो है ये निकालने के लिए आपको न्यूमेरिकल दो वहां पर दिया। ठीक है, पहले देखेंगे हम लोग 3.9 क्या दिया। देखो 3.9 में प्रॉब्लम नंबर 3.9, व्हाट इज गिवन? सी कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। क्या निकालना है अपने को? pH ऑफ, बोलो क्या निकालना है बेटा? pH ऑफ बफर सॉल्यूशन निकालना है। आगे बढ़ो। कंटेनिंग 0.05 मोल NaF 0.05 मोल NaF पर लीटर लिखा है, देखो उधर पर 0.05 मोल NaF पर लीटर, देख रहे हो? 0.05 मोल NaF पर लीटर। तो 0.05 के आगे का मोल अंडरलाइन करो और पर के आगे का लीटर या पूरा पर लीटर अंडरलाइन करो। वहां पे मोल और इधर पर लीटर। मुझे बताना व्हाट इज मोल पर लीटर? मोलारिटी।
मोल पर लीटर मतलब मोलारिटी, और मोलारिटी बोले तो कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको NaF का कॉन्सेंट्रेशन कैसा घुमा के दे देगा, तो आपको क्या दिया बेटा, NaF का कॉन्सेंट्रेशन। इधर देख ऐसा लिखेंगे इसको, बोर्ड पर देख, बोर्ड पर देख, NaF का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया बेटा, 0.05 मोल पर लीटर। करेक्ट है, आगे बढ़ो। कंटेनिंग 0.05 मोल NaF पर लीटर एंड 0.015 मोल NH पर लीटर। अब ये किसका कॉन्सेंट्रेशन दिया बोल, क्या HF, सॉरी HF का कॉन्सेंट्रेशन दिया, कितना दिया बोल, 0.015 मोल पर लीटर। और कुछ दिया क्या, देखो और कुछ दिया क्या बेटा, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दिया हुआ, कितना दिया है बोल, 7.2 into 10 to the power -4। अभी तक देखिए इनकी जगह कहीं को छोड़ा मैंने, इन दोनों में से एक एसिड रहने वाला है, एक सॉल्ट रहने वाला है, वो आपको मालूम है। Ka बोला है, pH बोला है, मतलब एसिडिक बफर है ना, एक एसिड रहने वाला है और एक सॉल्ट। अब कौन एसिड है कौन सॉल्ट, HF कौन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड कौन है, एसिड है ना, तो ये आपको एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया। और NaF सोडियम फ्लोराइड, एक कटायन एक अनायन, ये कौन है बोल, सॉल्ट। तो मैंने पहचान लिया ये एसिड है वो सॉल्ट। बस अब खाली फॉर्मूला लगाना है, लेकिन फॉर्मूले के लिए आपको pKa और pKb पता होना चाहिए ना, तो पहले ये निकालिए। यहाँ पे क्या निकालोगे, pKa निकालोगे या pKb, pKa ना, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ pKa, टेल मी, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ Ka। तो माइनस log टू द बेस 10 ऑफ Ka कितना है बेटा, 7.2 into 10 to the power -4। ये बाहर का माइनस ऐसे रह दो, ब्रैकेट log इन दोनों को जाएगा और इनटू है तो बीच में प्लस आएगा, तो log ऑफ 7.2 टू द बेस 10 प्लस log of 10 to the power -4 to the base 10। ये माइनस ऐसे रहेगा, पॉइंट से पहले 8 नंबर, 1 - 1 0 पॉइंट, 72 का 0 देखेंगे, पता नहीं विल्सन कितना 72 का 0, अरे आज विल्सन लेट हो गया। 72 का 0 यू विल गेट, 72 का 0 इज 8573। बात है 72 का 0 कितना आएगा बोल, 8573। यहाँ पर क्या आएगा बोल, ये -4 इधर आ जाएगा, -4 इधर आ जाएगा, log 10 to the base 10 कितना आ जाएगा, 1। तो दिस विल बिकम -0.8573 प्लस माइनस -4 1 जा 4, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको उल्टा कर देंगे ना, मतलब जो माइनस में वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में, दोनों को माइनस करेंगे बेटा। 4.0000 में से 0.8573 माइनस होगा, ये 3 9 9 9 10 7 2 4 1 3 3.1427, दिस इज द वैल्यू ऑफ pKa। सही है। अब अपने को निकालने का क्या बेटा, pH। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ pH, टेल मी, pH का फॉर्मूला क्या होता है, pKa प्लस log टू द बेस 10 ऑफ concentration of salt upon concentration of acid। so this will become pKa कितना है, 3.1427 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ concentration of salt, salt का concentration कितना है 0.05 डिवाइड बाय एसिड का कंसंट्रेशन कितना है 0.015। मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट को कैंसिल आउट करने के लिए इधर पे एक 0 को बढ़ा दे रहा हूँ, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट, 3 नंबर के बाद पॉइंट, क्या हो जाएगा बोल, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 31427 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ, पॉइंट कैंसिल हो गया तो इधर बचा 0050 मतलब 50, इधर पे भी पॉइंट कैंसिल हो गया तो 00 हटा दो, क्या बचा 15। 15 और 50 को कैंसिल करते हैं, 5 दिया 15, 5 दाम 50, 3 को 10 से कैंसिल करोगे, 3 का 3 3 दिया 9, एक बचेगा 3 3 3 3 3 आता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बोल 3.1427 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ 3.3333, तो ये आएगा 3.1427। इसका log देखेंगे, पॉइंट से पहले एक नंबर है 0.33 का 3 का 3 522 दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH, pH कितना है देख, 7 4 11 कैरी का 1 2 2 4 और 1 5 4 और 2 6 1 और 5 6 3 और 0 3 3.6651, दिस इज द आंसर का नंबर, व्हिच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 3.7, चाहिए तो लिख सकते हो। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखें 3.10, 3.10 में देखो क्या बोला बेटा उसने आपको, 3.10 कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। फिर से क्या निकालना है अपने को, पीएच निकालना है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, वापस से पीएच निकालना है, ठीक है। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन composed of 0.1 molar weak base BOH and 0.2 molar of its salt BA। तो आपको बेस
और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। बेस, वीक बेस मतलब कि बेस और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। बेस और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया। बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया देखो, वीक बेस कितना है 0.1 मोलार, 0.1 मोलार, और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया बेटा, सॉल्ट 0.2 मोलार। और एक डेटा दिया देख किसका, Kb is 1.82 10 to the power -5। सर क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। बेस और सॉल्ट को मिलाएंगे, Kb दिया है मतलब बेसिक बफर बनेगा। अब बेसिक बफर का तो हम लोग pH निकालते हैं, इससे pH कैसे पूछ लिया, कुछ गलत कर दिया क्या? अरे निकाल चुपचाप pH। pH कैसा आएगा, pH प्लस pH कितना होता है 14, pH निकाल दो, 14 में से माइनस कर दो, pH आ जाएगा। बस एक स्टेप एक्स्ट्रा करना रहेगा। फॉर्मूला एसिडिक बफर के pH का है, फॉर्मूला बेसिक बफर के pH का है, पर आप निकाल दोनों सकते हो। एसिडिक बफर का pH दोनों निकाल सकते हो। pH निकालोगे फॉर्मूले से, 14 में से माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा pH। बेसिक बफर का भी आप pH फॉर्मूले से निकाल दोगे, 14 में से माइनस कर दोगे pH आ जाएगा। समझा अच्छे से? तो पहले इधर आपको pH निकालना पड़ेगा, लेकिन pH के लिए अपने को क्या लगता है, pH के लिए अपने को क्या लगता है pKb। तो फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट pKb। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ pKb, बोलो। pKb का फॉर्मूला माइनस log टू द बेस 10 ऑफ Kb, माइनस ऐसे ही log टू द बेस 10 ऑफ Kb कितना है 1.8 टू द पावर 10 टू द पावर -5, है ना। माइनस ऐसी रहेगा, log 1.8 को दे देंगे प्लस log 10 टू द पावर -5 को दे देंगे। माइनस ऐसे ही पॉइंट से पहले एक नंबर है 0.18 का 0 कितना है 2.553 प्लस ये -5 पावर में इधर आ जाएगा, log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू 1, 0.2553 प्लस माइनस 5 1 5 माइनस अंदर जाएगा +5 माइनस 0.2553, तो 5.0000 में से 0.2553 माइनस करोगे 4 9 9 9 10 10 में से 3 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7 4, ये आ गया मेरे को pKb। दिस इज द वैल्यू ऑफ pKb। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ pOH, बोलो। pOH का क्या फॉर्मूला होता है, pKb प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। pKb कितना है 4.7447 प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना बेटा 0.2, कंसंट्रेशन ऑफ बेस 0.1, एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट, क्या हो जाएगा बोल, कैंसिल तो हो जाएगा प्लस log टू द बेस 10, ऊपर 2 बचा नीचे 1, 2 by 1 मतलब 2 के आगे कुछ नहीं मतलब 0 0 0, तो 4.7447 प्लस पॉइंट से पहले एक नंबर है 0.20 का 0 3010, दोनों को प्लस कर देंगे, POH इज इक्वल्स टू 7 और 0 7, 4 और 1 5, 4 और 0 4, 7 3 10 का 0 कैरी गया 1, 5.0457 ये आ गया pH। पर अपने को pH नहीं कैलकुलेट करना था, अपने को क्या कैलकुलेट करना था pH। व्हाट विल बी द फॉर्मूला यू विल बी यूजिंग, टेल मी। pH प्लस POH कितना होता है रे 14, pH निकालना है, pH आया है 5.0457 इज इक्वल्स टू 14, pH ऐसी रहेगा 14, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस 5.0457, तो 14.0000 में से 5.0457 माइनस करोगे, ये 3 हो गया 9 9 9 10, 10 में से 7 गया 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 0 गया 9, 13 में से 5 गया 8। This is the answer 8.954 यानी 8.9 अप्रोक्सीमेटली या 9 मिली सकता सब में अच्छे से। इज इट वेरी मच क्लियर? तो ये हो गया आपका pH का एसिडिक बफर का डेफिनेशन, बेसिक बफर का डेफिनेशन, दोनों का एक एग्जांपल, दोनों का pH कैसे निकाला जाता है और उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल। अभी बफर सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ, रुको, अभी थोड़ी छोटी छोटी थेरी बफर सॉल्यूशन की और बची है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी में उसने वापस से डेफिनेशन लिख दिया। बफर सॉल्यूशन की यही प्रॉपर्टी होती है ना कि वो एसिड ऐड करने पर या बेस ऐड करने पर या क्या कहते हैं वाटर ऐड करने पर pH को चेंज नहीं करना है। समझ अच्छे से? तो देखो वहां पर वही दिया, क्या दिया देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन, द pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज एप्रिशिएबली। pH की वैल्यू नहीं चेंज होती। कब नहीं चेंज होती है? नंबर 1 बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, चाहे एसिड ऐड करो चाहे बेस ऐड करो, लेकिन स्मॉल अमाउंट। नंबर 2 ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब क्या करें हम लोग, पानी ऐड करें। नंबर 3 व्हेन इट इज केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, चाहे ज्यादा देर के लिए रखें, तो बफर सॉल्यूशन pH को चेंज होने नहीं देते। ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के बाद आपको क्या दिया रे, प्रॉपर्टी के बाद क्या दिया रे, एप्लीकेशन। एक बार बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन भी पूछा था, राइट डाउन एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन।
ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन देखेंगे क्या दिया। देखो एप्लीकेशन में 4 फील्ड में आपको 5 फील्ड में आपको एप्लीकेशन दिया है, बायोकेमिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल सिस्टम, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। पहले देखते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब अब मैं जो ब्लड की एग्जांपल दे रहा था उसकी एग्जांपल दिया आपको उसने कि ब्लड का पीएच जो है 7.4 के आसपास होता है, उसको थोड़ा बहुत भी चेंज हम लोग झेल सकते हैं क्या बेटा? नहीं झेल सकते। तो ब्लड का पीएच कैसे मेंटेन हो रहा है? तो ब्लड के अंदर भी एक एसिड और एक उसका सॉल्ट पाया जाता है। ब्लड में याद करो जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, याद है? कार्बोनिक एसिड H2CO3, H2CO3। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। कौन सा एसिड है बोल? वीक। थोड़ा सा रेस्पिरेशन चैप्टर याद करो, दिमाग पे जोड़। जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है H2 और CO2 तो ब्लड के अंदर हमारे आरबीसीज में और प्लाज्मा में एक एसिड बनता है H2CO3। प्लाज्मा में स्लो बनता है और आरबीसी में तेज बनता है क्योंकि आरबीसी में कार्बोनिक एनाइड्रेज नाम का एक एंजाइम होता है, याद है? तो कार्बोनिक एसिड बनके तैयार होता है ब्लड में हमारे। तो कार्बोनिक एसिड एक कैसा एसिड है? वीक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड टूट करके H+ और CO3- आयन बनाता है। इस CO3- आयन को Na2 सोडियम कंबाइन होता है, सोडियम जो हमारे ब्लड में आसपास में है, तो सोडियम और कार्बोनेट मिलकर क्या बनाएगा? Na2CO3। तो Na2CO3 किससे बना है? सोडियम और कार्बोनेट से मिलकर। कार्बोनेट आया उसी एसिड से H2CO3 और सोडियम कहां से आएगा? NaOH समझ लो, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया ना। तो Na2CO3 सॉल्ट है और सेम एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और H2CO3 एक वीक एसिड है। तो हमारे ब्लड में एनी टाइम अवेलेबल रहता है H2CO3 विच इज अ वीक एसिड और Na2CO3 विच इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? बफर सॉल्यूशन। तो एक नेचुरल बफर है जो हमारे ब्लड में हमेशा परमानेंट प्रेजेंट रहता है, जो ब्लड के पीएच को चेंज होने नहीं देता। समझ में आ रहा है अच्छे से? देखो क्या लिखा हुआ है उधर। In biochemical system, pH of blood in our body is maintained between 7.36 and 7.42। ये रेंज याद रखो, 1 मार्क्स एमसीक्यू में आ सकता है। ब्लड का रेंज क्या होना चाहिए बेटा? 7.34 से 36 से 7.42, यानी स्लाइटली अल्कलाइन होता है हमारा ब्लड, 7 के आसपास ना, ठीक है। ड्यू टू कौन सा आयन दिखाई देगा उधर? HCO3- प्लस H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एक वीक एसिड है, HCO3- ये सॉल्ट से आ रहा है। अब वो Na2SCO3- हो सकता है या क्या बोलते हैं K2SCO3- हो सकता है, KSCO3-, यानी बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन तो याद होगा ना, ट्रांसफर ऑफ CO2 में हमने एक टॉपिक पढ़े थे बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट आयन सॉल्ट से आया, H2CO3 एसिड से आया। तो वो बफर सॉल्यूशन है जो हमारे ब्लड में परमानेंट पाया जाता है नेचुरली, उसको अंडरलाइन कर लो। ब्लड में पाया जाने वाला बफर सॉल्यूशन नेचुरली तौर पर कौन सा है? बाइकार्बोनेट आयन प्लस कार्बोनिक एसिड। आगे देखेंगे बफर। A mere change of 0.2 pH unit can cause death। 0.2 से भी थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो हमारी डेथ हो सकती है। तो ये बफर हमको मरने से बचाता है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा भी जब हमको सलाइन चढ़ती है, बॉटल चढ़ाते हैं या इंट्रावेनस वेन्स में डायरेक्ट इंजेक्शन दी जाती है, तो अब कोई केमिकल है जिसको आप बहुत सारा ब्लड में ऐड कर, तो उन सलाइंस में और उन वेन्स के इंजेक्शन में, इंट्रावेनस इंजेक्शन में भी बनाने वाले, मेडिसिन बनाने वाले ऑलरेडी एक बफर सोल्यूशन को बना करके ऐड करते हैं, ताकि जब वो हमारे ब्लड में घुसे तो पीएच को डिस्टर्ब ना। देख वहां पे लिखा हुआ, द सलाइन सॉल्यूशन यूज्ड फॉर इंट्रावेनस इंजेक्शन मस्ट कंटेन बफर सिस्टम टू मेंटेन द प्रॉपर पीएच ऑफ द ब्लड। और यही वजह है कि सलाइन सॉल्यूशन को हम लोग बहुत स्लो बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि बफर सॉल्यूशन की थोड़े बहुत अमाउंट पे ही पीएच को संभाल सकते हैं। एक साथ पूरी बॉटल घुसा दी वेन्स के अंदर, तो अब इतना ज्यादा अगर चेंज आएगा तो पीएच को संभाल पाएगा क्या बफर सॉल्यूशन? नहीं, पीएच विल गेट डिस्टर्ब व्हिच विल कॉज डेथ। समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक है ना। तो ये हो गया पहला एग्जांपल, पहला एप्लीकेशन बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर। दूसरा एप्लीकेशन कौन सा है देखो बेटा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बोले तो खेती बाड़ी है ना। तो जमीन जो होती है, जमीन, उस जमीन में कितनी एग्रीकल्चर वायबिलिटी पाई जाने वाली है, कितनी मतलब क्या बोले उसको, जरखेज है वो जमीन, कितना ज्यादा वो आपको प्रोडक्ट बना के देगी, वो डिपेंड करता है उसके पीएच के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो इसके पीएच। डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्टेन करते हैं जो एग्रीकल्चर को आसान बनाते हैं। तो जमीन का पीएच मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, समझ में? जिसके लिए जमीन के पास भी, सॉइल के पास, मिट्टी के पास भी नेचुरल बफर सिस्टम होता है। मिट्टी के अंदर कुछ वीक एसिड्स पाए जाते हैं और मैग्नीशियम पोटेशियम के कुछ सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं, जो मिट्टी का पीएच ऑलरेडी बफर बन के मेंटेन करके रखते हैं।
लेकिन फिर भी हम लोग कौन सी खेती बाड़ी वहाँ पर करने जा रहे हैं, क्या उगाने जा रहे हैं, उसके लिए ये देखना बहुत जरूरी है उसका पीएच कितना है, वो उसको झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। नहीं झेल पाएगा तो खाद वगैरह सजेस्ट की जाती है जो उस पर डाली जाए। उन खादों में भी बफर सोल्यूशन होता है जो पीएच को चेंज ना होने दे। तो ये सब जो लोग स्टडी करते हैं वो किसान नहीं होते, किसान को इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स का नॉलेज नहीं रखते, ठीक है ना। ये सब स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। कौन बेटा? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जो कि बाकायदा कोर्स होता है 12th स्टैंडर्ड के बाद। आप चाहे तो इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। बीएससी इन एग्रीकल्चर, क्या बेटा? बीएससी इन एग्रीकल्चर। बीएससी इन एग्रीकल्चर करने के बाद लोग एमएससी इन एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर में मास्टर्स लेने के बाद दे हैव टू गिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उनको एक गवर्नमेंट का एग्जाम देना पड़ता है, सो दैट गवर्नमेंट को पता चले कि आपने ऐसी नाम की डिग्री नहीं ली, आपको नॉलेज है अपनी फील्ड की। और जब वो लोग एग्जाम क्लियर करते हैं तो गवर्नमेंट उनको गवर्नमेंट जॉब लगा कर देती है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की। इंडिया में जिन जिन हिस्सों में खेती बाड़ी की जाती है, जहाँ जहाँ पर भी किसान खेती बाड़ी करते हैं, फसलें उगाते हैं, वहाँ पर एक सेंटर होता है, एग्रीकल्चर सेंटर होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है उन लोगों को, किसानों को बोलती है कि उधर आओ, अपनी मिट्टी लेकर के आओ, मिट्टी की टाइप कौन सी है, उसमें कौन सी खेती ज़्यादा अच्छे से उगेगी, कौन सी खाद कितनी यूज़ करना है, कौन सी नहीं यूज़ करना है, कौन सी ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, समझ रहे? ये सब सजेशन किसानों को दिए जाते हैं। और वो कौन देता है? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट देता है। वो सॉइल की टेस्टिंग करता है, सॉइल को टेस्ट करता है, सॉइल का पीएच क्या है, माइक्रोब्स क्या है, किसानों को सजेस्ट करता है यहाँ पर कौन सी खेती करना अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं अच्छा रहेगा, आपकी ज़मीन को बंजर बना देगा, खाद कौन सी यूज़ करने, कौन से नहीं यूज़ करने, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करने, कितनी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी वो नहीं यूज़ करने। तो ये सब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लोग किसानों को सजेस्ट करते हैं। और ये गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है, तो उसमें सैलरी भी अच्छी रहेगी। और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जॉब है तो जॉब सिक्योरिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। परमानेंट आपके पास जॉब रहने वाला, काम रहे या नहीं रहे, घर पे बैठोगे तो भी सैलरी आते हैं, सरकारी नौकर हो ना। समझ में आ रहा है अच्छे से क्या बोलो, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में भी पीएच को मेंटेन करने के लिए, सॉइल के पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर सोल्यूशन का इस्तेमाल होता है, जो नेचुरली भी मिट्टी में मौजूद होती है, ऊपर से भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर, द सॉइल गेट बफर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट सच एज कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड ऑर्गेनिक एसिड। मिट्टी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉल्ट और ऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं जो दोनों मिल करके बफर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है ना। The choice of fertilizer depends upon the pH of the soil. हम कौन सा फर्टिलाइजर, कौन सी खाद यूज करने वाले, ये भी मिट्टी के पीएच के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बेटा? इंडस्ट्री। अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, तो वो अपने प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए, पीएच ना चेंज हो, इसके लिए उसके अंदर क्या डालती है बेटा? क्या डालती है बोलो? बफर सोल्यूशन डालती है। जैसे अभी मैंने आपको किसान जैम की एग्जाम्पल दिया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। देखो क्या लिखा है उधर, बफर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री, डाई बनाने वाली इंडस्ट्री जो कलर्स बनाती है, इंक बनाने वाली इंडस्ट्री, पेंट बनाने वाली इंडस्ट्री, ड्रग्स मतलब मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्री, है कि नहीं। तो नेक्स्ट मेडिसिन आपको अलग से दिया हुआ है, देखो मेडिसिन की इंडस्ट्री में भी बफर सोल्यूशन का इस्तेमाल किया था। एग्जाम्पल दिया उसने पेनिसिलिन, पेनिसिलिन मालूम है ना, इट इज एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, ठीक है ना, जो पेनिसिलियम नाम के बैक्टीरिया से मिला, और अपने को पहला एंटीबायोटिक यही मिला था, मालूम है ना, वो भी बाय एक्सीडेंट मिला था। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें आपने पढ़ा रहेगा, है ना, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के पहले शायद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है ना। तो उसमें आपने देखा रहेगा पेनिसिलिन ये फर्स्ट टाइप का एंटीबायोटिक जो हमको मिला, वो भी बाय एक्सीडेंट मिला, कोई खोजने का मकसद नहीं था उसका। फिर उसके बाद से एंटीबायोटिक हमारे लिए कितने फायदेमंद है वो बताने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी बीमारियां हमारी एंटीबायोटिक से ठीक होती। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसके प्रिपरेशन में उसको स्टेबलाइज किया जाता है, कैसे? एक बफर को ऐड करके। कौन सा बफर ऐड करके? देखो सोडियम सिट्रेट, एक सॉल्ट हो गया एज अ बफर, सोडियम और सिट्रेट। ये सोडियम सिट्रेट बनता है कैसे? देखो सिट्रिक एसिड, एक वीक एसिड है, सिट्रिक एसिड क्या बेटा है? वीक एसिड है, इज एडेड टू मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको मिक्स किया है, अंदर सॉल्ट बनता है सोडियम सिट्रेट का, और एसिड तो उसमें है ही है, बफर सोल्यूशन बनता है, ठीक है ना। आगे देखिए मैग्नीशियम सिट्रेट इज फॉर्म, ये मैग्नीशियम सिट्रेट कैसे बनता है वो बता रहा है, ठीक है ना, विच इज अ बफर। इन शॉर्ट मेडिसिन इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में एंटीबायोटिक्स को, केमिकल्स को स्टेबलाइज रखने के लिए ताकि वो खराब ना हो, उनमें बफर सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट वन क्या है बेटा? एनालिटिकल केमिस्ट्री। आप अपनी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में टाइट्रेशन करते हो, पीरियड पिपेट लेकर के, है ना। क्या मकसद होता है टाइट्रेशन का? या टाइट्रेशन छोड़ो, सॉल्ट एनालिसिस करते हो, सॉल्ट एनालिसिस करते हो, आपको आपका टीचर पेट्री डिश के अंदर एक सॉल्ट दे देता है, अब आपको पहचानना है सॉल्ट का नाम क्या है। तो हम लोग सबसे पहले कटायन को पहचानते हैं अलग अलग टेस्ट करके, और फिर किसको पहचानते हैं? अनायन को। जब समझ में आ गया कौन सा कटायन कौन सा अनायन है तो सॉल्ट का नाम पता चल जाएगा। तो आपके पास एक टेबल है, पता है ना,
उसमें हर कटाइन के अलग अलग टेस्ट है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। फिर अनाइन के प्रेजेंस का टेस्ट है अलग अलग, सारा टेस्ट 1 बाय 1 करना पड़ता है। तो जो टेस्ट पॉजिटिव आता है वहां से कंफर्म होता है कौन सा कटाइन और कौन सा अनाइन। तो उसमें एक टाइप के आयन है जिनका टेस्ट करने के लिए हम लोग बफर सोल्यूशन यूज करते हैं। देखो उधर क्या दिया, in qualitative analysis a pH of 8 to 10 is required for precipitation of cations of 3A group। 3A ग्रुप के जो कटायन होते हैं, टेबल में जाके देख लेना, वहां पे आपको मिलेगा। उनको स्टेबल रखने के लिए हम लोग को सोल्यूशन का पीएच कितना रखना पड़ता है बेटा, 8 से 10। तो अभी घर पे आके वो टेबल देखना, उसमें 3A ग्रुप का जो रिएक्शन है ना, जो टेस्ट रहेगा, उसमें क्या क्या चीजें आपको ऐड करना है, वहां पर ये दो केमिकल लिखे रहेंगे, NH4OH और NHCl। ये दोनों मिलकर कौन सा बफर बनाते हैं, बेसिक बफर, जो सॉल्यूशन के पीएच को 8 से 10 के बीच में क्या करके रखता है बेटा, मेंटेन करके रखता है। समझा? तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन खत्म हो गया? नहीं, अभी भी नहीं खत्म, रुको जरा। एक टॉपिक बफर सॉल्यूशन का और बचा हुआ है, दैट इज बफर एक्शन। ऐसा कैसे होता है कि एक सॉल्यूशन ऐड करने से एसिडिटी और बेसिसिटी चेंज नहीं होती, पीएच मेंटेन रहता है। ये चीज होती कैसे, बफर काम कैसे करता है, वो अपने को देखना है, वो भी थ्योरी है। ये पूरा लिखो, फिर मैं आपको बफर एक्शन समझाऊंगा। समझ में आ रही है? बफर एक्शन थ्योरी है, उसमें कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूला नहीं, वो ऐसे ही समझा दूंगा मैं। इज इट वेरी मच क्लियर? राइट डाउन। फिर बफर एक्शन को खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है? चलो बोर्ड पर देखो। तो बफर सॉल्यूशन में अपना सिर्फ ये बचा है कि बफर एक्शन होता कैसे, मतलब कैसे बफर सॉल्यूशन पीएच को चेंज होने से बचाता है। सब बोर्ड पर देखेंगे। एग्जांपल के लिए हम लोग अपना भी जो बेसिक एसिडिक बफर लेते हैं ना, वही एग्जांपल में होता है। सब बोर्ड पर देखो। समझो मैंने एक बफर लिया है CH3COOH एसिडिक एसिड और CH3COONA, इन दोनों का बफर सॉल्यूशन मैंने लिया। अब इन दोनों बफर सॉल्यूशन को मैंने एक सॉल्यूशन में डाल दिया जिसका पीएच को प्रिजर्व करके रखा, बचा के। तो जब ये दोनों उस सॉल्यूशन में जाएंगे तो क्या करेंगे, देखो CH3COOH CH3COON, ये दोनों केमिकल, एक वीक एसिड और एक सॉल्ट, दोनों ही सॉल्यूशन के अंदर गए। अब जो भी सॉल्यूशन है जिसमें आपने इन दोनों को डाला है, उस सॉल्यूशन में पानी भी दोगे ना, बिना सॉल्वेंट की सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? तो पानी में जाते कि दोनों क्या करने वाले, डिसोसिएट होने वाले। ये क्या है, वीक एसिड, तो कैसा डिसोसिएट होगा, थोड़ा सा डिसोसिएट होगा, तो ये थोड़ा सा टूटेगा ना, स्मॉल एक्सटेंट में टूटेगा, और क्या बनेगा, देखो एसिडेट आयन H+। ठीक है, सोडियम एसिडेट क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड। तो ये कैसा ब्रेक करेगा, बोल कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा और CH3CO- और Na+। तो देखो ये रिएक्शन कंप्लीट डिसोसिएशन की है, तो थोड़ी देर के बाद सॉल्यूशन में ये कंपाउंड बचेगा ही नहीं, और CH3COO- की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि पूरा ही टूट के बन गया ना। तो हमारे सॉल्यूशन में CH3COO- का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बोल बहुत ही हाई है। ये डिसोसिएशन कैसा हुआ, स्मॉलर। तो टूटने के बाद जो बन रहा है ये ऑलमोस्ट ना के बराबर रहेगा क्योंकि बहुत थोड़ा सा बना है। हाँ, बिना टूटा हुआ यानी CH3COOH, इसकी क्वांटिटी अपने सॉल्यूशन में क्या रहेगी, बोल बहुत ज्यादा। तो एज अ रिजल्ट मेरे सॉल्यूशन में दो चीजों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहेगी। कौन सी दो चीजें, बोलो? एसिडिक एसिड, क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, टूट ही नहीं रहा, वैसे का वैसे रखा हुआ है, और एसिडेट आयन, क्योंकि सोडियम एसिडेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूटा तो पूरा टूटा और बहुत सारे एसिडेट आयन। अब मुझे देखना है क्यों ऐसा होता है कि मैं चाहे एसिड को ऐड करूं, मैं चाहे एसिड को ऐड करूं, चाहे बेस को ऐड करूं, पीएच डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। लेकिन ये समझाने से पहले मेरे को आपके माइंड में एक बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर करना है, बेटा इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा। तो अगर किसी चीज का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, वो थोड़ा बहुत और भी आ जाएगा तो कंसंट्रेशन पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? वो ऑलरेडी इतना ज्यादा, थोड़ा बहुत और आ गया तो सोल्यूशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? सही है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये देखते हैं, समझो मैं एसिड ऐड कर रहा हूँ, एसिड ऐड कर रहा हूँ मतलब कौन सा आयन पिक्चर में है, H+। एसिड मतलब कौन सा आयन आने वाला, H+। तो ये H+ सोल्यूशन में जाते ही क्या करेगा, मतलब जो इतना सारा एसिटेट आयन घूम रहा था ना, बहुत सारे नहीं, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा ये H+ जाते और क्या बना देगा, वो CH3COOH। क्या सोल्यूशन में कोई फर्क पड़ा,
नहीं, क्यों? सर ये बना ना एसिडिक एसिड, अरे बनते थे वो पहले से ही सोल्यूशन में बहुत ज्यादा मौजूद है, तो थोड़ा बहुत और भी आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस H प्लस को ऐड करते ही, एसिड को ऐड करते ही, H प्लस को ऐड करते ही एसिडेट ने उसका ठिकाना लगा दिया। अगर इसका कुछ किया नहीं जाता, ये सोल्यूशन में ऐसे घूमता, तो सोल्यूशन में धीरे धीरे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता, सोल्यूशन एसिडिक होता और पीएच की वैल्यू क्या होने लगती, कम हो गई। लेकिन हम लोग इसको सोल्यूशन में खुला छोड़ दे करें नहीं, ये सोल्यूशन में जाते उसको ठिकाने लगा दिया गया। तो जब H प्लस बचा ही नहीं तो पीएच को डिस्टर्ब कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। समझा? सिमिलरली जब हम लोग बेस को ऐड करें, बेस ऐड हो रहा है मतलब कौन सा सोल्यूशन है, कौन सा आयन ऐड हो रहा है, OH माइनस। तो ये OH माइनस सोल्यूशन में जाते ही इसके साथ रिएक्ट करेगा, CH3COOH, और करेगा क्या, जरा ध्यान से देखना, इसका H प्लस अलग होगा, तो जैसे इसका H प्लस अलग हुआ कौन सा आयन बना, CH3COO माइनस, और ये H और OH मिलकर क्या बन जाएगा, H2। तो सोल्यूशन में पानी पहले से था, थोड़ा बहुत और बन गया, उसको हटाओ। एसिडेट आयन के आने से कुछ फर्क पड़ा नहीं, क्यों? वो पहले से इतना ज्यादा था। तो जैसे ही सोल्यूशन में OH माइनस आया उसका ठिकाना लगा दिया, उसको बचने नहीं दिया गया, उसको फौरन से कन्वर्ट कर दिया गया एक ऐसे कंपाउंड में जिसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी इतना ज्यादा था कि बनने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो H प्लस आ रहा है तो उसको भी ठिकाने लगा दे रहे, OH माइनस आ रहा है तो उसको भी ठिकाने लगा देंगे, वाटर आएगा तो वो भी क्या बनेगा, H प्लस OH माइनस दोनों को ठिकाने लगा दिया जाएगा। तो ना H प्लस बच रहे ना OH माइनस बच रहे, दोनों को ही हम लोग हटा दे रहे, सॉर्ट आउट कर दे रहे। दो ऐसे केमिकल्स को बना के जो ऑलरेडी सोल्यूशन में बहुत ज्यादा है तो उनके बनने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ना तो H प्लस का असर होगा सोल्यूशन पे, ना OH माइनस का, और जो पीएच जैसा है वैसा ही रहने वाला। समझा? तो H प्लस आ रहे तो इसके साथ रिएक्ट करके ये बना दे रहा है, OH माइनस आ रहे तो इसके साथ रिएक्ट करके ये बना दे रहा है, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा सोल्यूशन में कि थोड़ा बहुत और भी बन गया तो सोल्यूशन के ऊपर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो एक H प्लस को ठिकाने लगा दे रहे हैं, OH माइनस को ठिकाने लगा दे रहा है, सोल्यूशन में ना एसिडिटी आने दे रहा है ना बेसिसिटी, तो पीएच क्या रहेगा बेटा, जितना है उतना ही रहेगा। समझा अच्छे से? दिस इज हाउ अ बफर इज एक्टेड, दिस इज हाउ अ बफर एक्ट्स, ऐसे एक बफर काम करता है। अगर आपको पूछा एक्सप्लेन बफर एक्शन तो आप यही एग्जांपल लेकर समझाएंगे, थ्योरी एकदम सिंपल से समझ में अच्छे से। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये देखो पेज नंबर 56, उधर बफर एक्शन हेडिंग है, सेम यही एग्जांपल लेकर के उसने पूरा आपको समझाया। समझा अच्छे से? तो यहाँ पर अपना टॉपिक बफर सोल्यूशन भी क्या हो गया बेटा, फिनिश। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा देखो नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग क्या है बेटा आपकी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसा मैंने आपको ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ाया था, याद है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर? तो ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के अंदर हम लोग एक प्रोडक्ट निकालते जिसका नाम था KW। क्या बोलते थे KW को, बताओ? KW का नाम क्या था? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW का नाम क्या था बोल? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW। तो जैसा वाटर के लिए हम लोग आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालते हैं, वैसे सॉल्ट के लिए हम लोग एक प्रोडक्ट निकालते हैं जिसको कहा जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है बोल? इसका सिंबल है KSP। क्या सिंबल है इसका? KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आता है कहाँ से, वो देखते हैं कैसे आता है, क्या फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। लेकिन किसके लिए निकाला जाता है वो समझो, ये वाटर के लिए नहीं कैलकुलेट करते। वाटर के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, आयनिक प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को किससे निकाला जाता है? सॉल्ट। वो भी कौन से सॉल्ट? ऐसे सॉल्ट जिनको हम लोग स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। देखो दो टाइप के सॉल्ट होते हैं, एक पानी में डालो पूरे के पूरे मिक्स हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, इनको कहा जाता है सॉल्युबल सॉल्ट। क्या कहा जाता है बोल? सॉल्युबल सॉल्ट, NaCl। पानी में डाले थोड़ा देर को क्या होगा, गायब हो जाएगा। कहाँ गया? पूरा पानी में डिजॉल्व होगा, पूरा पानी में डिजॉल्व होगा। लेकिन कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो पानी में डिजॉल्व ही नहीं होते। आप बहुत कोशिश भी करोगे तो भी थोड़े बहुत ही डिजॉल्व होंगे, वरना डिजॉल्व होंगे। ऐसे सॉल्ट को हम लोग कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्या कहते हैं बोल? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इसके बाद बेस्ट एग्जांपल है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। क्या बेटा? सिल्वर क्लोराइड। आप पानी लो, उसमें सिल्वर क्लोराइड को डालो, वो वैसे ही अंदर रखा रहेगा। मैंने क्या किया, कंटेनर लिया, पानी में सिल्वर क्लोराइड ऐड किया, मिक्स ही नहीं हो रहा। अब अगर आप उसको डिजॉल्व कराना चाहते हो ना, आप उसको जब विगरसली ऐसे हिला दो, उसको जब विगरसली बहुत ज्यादा उसको ऐसे शेक कर मिक्स कर दो, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा ना, बहुत थोड़ा सा AgCl का क्वांटिटी पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब आयन में थोड़े, बाकी पूरा अनडिजॉल्व एज इट इज बच्चा रहेगा। लेकिन एक बात है, समझ आपने 10 मोल AgCl डाला, 10 मोल AgCl डाला,
अब आपने उसको एकदम विगरसली डिसॉल्व करने की कोशिश की, बहुत प्लेन से शेक किया आपने उसको, तो ये 10 मोल में से 2 मोल AgCl जो है ये पानी में डिसॉल्व होने लगा। क्या होने लगा? डिसॉल्व। तो जितना डिसॉल्व होगा ना ये तो पूरा ही डिसॉल्व होगा, ये तो पूरा ही टूटेगा, ये तो पूरा ही टूटेगा, क्योंकि वो है तो सॉल्ट। जब डिसॉल्व होगा तो टूटेगा, तो कंप्लीट टूटेगा, और नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा। लेकिन फिर भी सोल्यूशन में जो आयन बना है वो सिर्फ कितने मोल का बना है? 2 मोल, बाकी के 8 मोल वैसे ही टूटे नहीं, वैसे के वैसे रखे हुए। तो ये प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लग रही है या वीक इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोग जब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की रिएक्शन लिखते हैं ना, तो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह लिखते हैं। इसलिए नहीं कि वो डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए क्योंकि उसको डिसोसिएट होना ही नहीं। उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो डिसोसिएट होता ही नहीं, वैसे रहता। जो थोड़ा बहुत है वो पूरा डिसोसिएट होता है, लेकिन उसके डिसोसिएट होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादातर तो अनडिसोसिएटेड ही पड़ता। तो प्रॉपर्टी किसकी बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? बोल, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जिनके लिए हम लोग क्या निकालते हैं बेटा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कैसे निकालते हैं? सब बोर्ड पर देखो। समझो मैंने AgCl लिया, तो बहुत सारा AgCl तो पानी में ऐसे पड़े रहने वाले, टूटेगा नहीं वो, और टूटेगा भी तो बहुत थोड़ा सा टूटेगा। क्या बनेगा? बोल, Ag प्लस और Cl माइनस। तो सिंगल एरो दिखा, डबल एरो? डबल एरो ना, क्योंकि कैसा बिहेव कर रहा है बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, ज्यादातर अनडिसोसिएटेड पड़ा हो, थोड़ा ही डिसोसिएट हो रहा है। तो एक टाइम आएगा जब इन दोनों के बीच में क्या पहुंचेगी बेटा? इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम में क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? इक्विलिब्रियम पे मैं कांस्टेंट निकाल सकता हूँ ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या फॉर्मूला का डिसोसिएशन कांस्टेंट का? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस, इसका नंबर है 1 तो इधर पावर में 1 आएगा, Cl माइनस, इसका नंबर है 1 तो इधर पावर में 1 आएगा, है ना, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl। मुझे बताना, बहुत ज्यादा AgCl ऐसा था जो टूटे नहीं, वैसी का वैसी रखा था, यानी सोल्यूशन में AgCl की क्वांटिटी क्या है? बहुत ज्यादा। तो जिस चीज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या ट्रीट कर सकते हैं? कांस्टेंट। वाटर के केस में पढ़ा, याद है कि भूल गए? 10 मोल AgCl है, 0.01 मोल टूट भी गया, तो AgCl बचा कितना? 9.99, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10। चेंज हुआ क्या रे? तो क्या ट्रीट करेंगे इसको? कांस्टेंट। सेम हमने वाटर के केस में किया, तो मैं क्या लिखूंगा? सिंस concentration of AgCl is very high, या concentration of undissolved AgCl is very high, therefore its concentration can be treated as a कांस्टेंट। जो चीज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या ट्रीट कर सकते हैं? कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो AgCl का कॉन्सेंट्रेशन है, कैसा ट्रीट करोगे इसको? कांस्टेंट की तरह। तो लेट्स से मैंने इसको नाम दे दिया K डैश। क्या नाम दे दिया? बोल, K डैश। बताओ फिर ये इक्वेशन क्या बनेगी? K इज इक्वल्स टू K इक्वल टू concentration of Ag plus concentration of Cl minus, sorry, into concentration of Cl minus डिवाइड बाय, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या ट्रीट करें हम लोग? कांस्टेंट। एक K डैश इधर आएगा तो K इंटू K डैश। एक कांस्टेंट है, दूसरा भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर में भी एक कांस्टेंट आएगा, और इधर जो कांस्टेंट आता है उसी को हम लोग KSP से दिखाते हैं, विच इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। तो K इंटू K डैश के ऊपर क्या आएगा? बोल, KSP। क्या आएगा वैल्यू इसका? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस। तो अगर मैं आपको बोलूं बेटा डिफाइन करो KSP को, क्या डिफाइन करोगे आप? Ag प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन। हमेशा यही सॉल्ट रहेगा क्या? कोई भी सॉल्ट हो सकता है स्पेरिंगली सॉल्युबल, हमेशा यही सॉल्ट रहेगा। समझो AgCl क्या है, कोई और सॉल्ट है, जैसे BaSO4 है, BaSO4, तब यहाँ 2 आयन बनेंगे, एक बनेगा Ba2 प्लस और एक बनेगा SO4 माइनस। तब यहाँ पर KSP का वैल्यू क्या आएगा? बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 माइनस।